I am personally expecting by 2032 gold will be at $16,000. ओके, At 16,000। $16,000, you will see the new all-time low on 5th October 2026. तो क्या होगा वो ऑल टाइम लो? एज अ इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर्स का तो छोड़ ही दो, मैं तो अब क्या ही बोलूँ, हाल होगा उनका पता नहीं, बट एज अ इन्वेस्टर जिन्होंने अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 लाख पे किया हुआ है, 80-90 से किया हुआ है, तो वो कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं? मैं इसका एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ, अभी सब कैश आउट कर लो। आई डोंट थिंक किसी को फुल टाइम क्रिप्टो को होल्ड करना चाहिए. ऑलवेज हैज टू बाय इट ड्यूरिंग द डिप टाइम एंड सेल इट ड्यूरिंग द higher times. There's a very big crash that is coming. If you see, cryptos were on all-time high, commodities all-time high, indices all-time high, stocks all-time high, land all-time high. यस, सब चीज़ all-time high पे कैसे हो सकती है सर? इन सब क्रैश का रीज़न क्या, बेसिकली आप बता सकते हो कि क्या रीज़न हो सकते हैं, मेजर रीज़न? मैं पहले सर्च कर रहा था कि बेचा किस किस, Bitfinex एंड Binance, they sold almost 4.5 lakh Bitcoin. आप लोगों को क्या लगता है जो आजकल एल्गो का ट्रेंड आया है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएगा इन लॉन्गर रन, या बस ये एक ट्रेंड है एल्गो और ये भी अटक जाएगा कहीं ना कहीं? मतलब 1 से 5% तक आप मान सकते हो कि एल्गोज अभी आजकल ऐसे आ गए हैं जो उतना रिटर्न दे रहे हैं. एक स्पेसिफिक न्यूज़ है जो आज तक की हिस्ट्री में क्रेजी न्यूज़ थी जिससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया हो। Oil went to zero in May 2020 and वो न्यूज़ नहीं थी, that was basically a flash crash in oil. तो वो जो टैक्स उस पर इनिशिएट होगा जो लगेगा वो कितने % का लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि 30% फ्लैट लगेगा। Now, this is a very good question. अब मान लो कि आपने प्रॉफर्म ट्रेड कर भी लिया, मैं भी करता हूँ पर्सनली, बट मैं एज अ व्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मान लो छोटे छोटे पे आउट तो है 500,000 1500 दे दिया, बट कभी जैसे 20,000 30,000 तब तो पे आउट रिजेक्ट ही हो जाते हैं, Majorly सारे रिजेक्ट हो जाते हैं. सो फिर क्या फ़ायदा है? अब now I'll tell you there are so many platforms which are a scam. I'll give a layman language. B-book is मैं ही कैसीनो हूँ, आप मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे हो. अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा. What a बेसिकली B-book is. नॉट कनेक्टिंग यू टू To द the लाइव live मार्केट market. डायरेक्टली. डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग एक दिन का 20 से 30 रुपए ही कमा ही पाओगे. कमा सकते हो, उससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट उतना डुएबल है. अगर आप 5,000 रुपए लगा रहे हो, आप एक दिन का 20 रुपए जरूर कमा सकते हो. ये वही बात होगी जैसे हाथ को फंक्शन करने के 5 उंगली होती है तो इंडिकेटर इज वन ऑफ दैम। या हाँ, गोल्ड तो लोग ट्रेड करते हैं, बट ऐसा कोई बेस्ट पेयर जो लोगों को ट्रेड करना चाहिए, वो एक अंडरडॉग हो कि यार ये तो ट्रेड USD करना JPY चाहिए। है. आप लोगों ने बाइडेन के टाइम पे भी मार्केट देखा होगा और ट्रम्प के टाइम पे भी देखा मार्केट, तो किस टाइम पे मार्केट में एज अ ट्रेडर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी? बाइडेन के टाइम पे मार्केट क्लीन चल रही थी. डेफिनेटली. जब से ट्रम्प आया है मार्केट्स हैव गॉन berserk, बट इवेंचुअली जब ट्रम्प जाएगा ना द एंटायर मार्केट विल क्रैश. ऑल मार्केट्स विल क्रैश. नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इस सब चीज़ों में पिस रहे हैं. ब्रिक्स कंट्रीज आर अ टोटल कोएलिशन ऑफ 11 कंट्रीज एज ऑफ नाउ, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इनिशियल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे. 2008 में बनी थी. बिटकॉइन कब लॉन्च हुआ था? 2009 या 2 Jan 2009 को. सेम ईयर ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड. व्हाई डू यू थिंक बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर फॉर्म्ड इन द सेम ईयर? जो पोवेल है वो स्पीच पे जब भी आते हैं, Good afternoon. तो अगर वो ऐसा मैंने सुना है कि अगर वो गुड आफ्टरनून बोलते हैं मार्केट गिर जाती है, उड़ जाती है. और हेलो एवरीवन बोलते हैं तो उड़ जाती है, तो इसके पीछे ही क्या कहानी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट है, आज हम एक गेस्ट नहीं 2 गेस्ट लाए हैं और दोनों ही एक कमाल के ट्रेडर हैं। सो प्लीज़ वेलकम वंशिका जी एंड ईशान भाई। क्या हाल है कुणाल भाई? बढ़िया, आप कैसे होता? ऑल गुड ब्रदर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर. सेम यार, थैंक यू, इट्स एन ऑनर कि आप आए। सो कैसी चल रही है लाइफ? भाई अभी दुबई से आए थे, वहाँ दुबई तो से आए थे, बहुत अच्छा था. बहुत वहाँ अच्छा पे लगा. आपसे भी मिले थे दुबई में 2-3 बारी एंड एक्सपो वाज वेरी गुड. overall the exposure that we saw over there, the hype that we have as traders, as a community, as trading tiers, क्योंकि मैं तो टी शर्ट ट्रेडिंग टीयर्स की पहन के घूम रहा था, तो आई मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर हु केम, सर आपको फाइनली मिल गए हम लोग, बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो फॉरेक्स एक्सपो सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह वर्क किया कि सब वहाँ पे आके मिले. सो एज अ ट्रेडर एनवायरनमेंट आपको यहाँ का पसंद आता है या दुबई का ज़्यादा बेटर लगता यार टू बी ऑनेस्ट, दुबई इज अ मनी हब. यहाँ पे हमें सिंपलिसिटी लाइफ कंफर्ट से मिल रही है, बट अगर एक्चुअली पैसा कमाना है और ग्रो करना है तो दुबई. है? आपका क्या कहना इज है? डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ द मनी एस्पेक्ट, बिकॉज वहाँ पे सेफ्टी वाइज भी हमारे लिए बेटर है एज अ ट्रेडर बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन एंड एवरीथिंग, एंड काफ़ी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सेव अप भी कर सकते हैं. बट
अगर आप प्रॉफिटेबल हो सिर्फ तभी दुबई का सोचना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली टू इंडिया. सो अगर कोई स्टार्ट आउट कर रहा है या नया ट्रेडर है तो उसको दुबई का सोचना भी नहीं चाहिए. बट हाँ, जिसको एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, जैसे हम लोग हैं, तो आई थिंक हमारे लिए, हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए दुबई इज़ द प्लेस टू बी एंड टू ग्रो. कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, स्पेशली आप जैसे आप एक फीमेल हो और आपने कैसे चूज किया कि मेरे को ट्रेडिंग ही करनी है? राइट. सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड 2018, जहाँ पे मैं देखती थी कि लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं. एंड बीइंग अ गर्ल इन इंडिया, आई थॉट कि बिजनेस करना भी मुश्किल होगा, बिकॉज लेबर क्लास को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है एज अ फीमेल. एंड सेकेंडली, जॉब में मुझे कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था करने का. सो आई थॉट कि एक ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जिसमें मुझे ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करनी पड़े एंड मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाऊँ उसके अंदर. तो एज एवरी ट्रेडर, आप घुसते हो मार्केट में, आपको लगता है कि भाई आप बहुत पैसे कमाओगे स्टार्टिंग में. तो 2018 में मैंने गॉट इन टू द मार्केट्स. 1-2 साल मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करी एंड आई रियलाइज कि आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड इट इज़ नॉट अ कि भाई क्विक रिच स्कीम नहीं है ये चीज़, मुझे सीखना ज़रूर पड़ेगा. उसके बाद ईशान और मैं हमेशा से दोस्त थे ही, तो हम दोनों ने सोचा कि भाई हम ट्रेडिंग की अलग अलग जगहों से ट्रेडिंग की नॉलेज लेते हैं. इंटरनेट से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं. जितनी ज़्यादा नॉलेज हम लेंगे, 1 साल अपने आप को डेडिकेट करते हैं टूवर्ड्स ओनली लर्निंग. तो इसने और मैंने, हम दोनों ने हमारा काफ़ी, कोविड वाज द मेन पीरियड वेयर वी स्टार्टेड सिटिंग टुगेदर. एंड वी स्टार्टेड, हाँ, हम घर बैठ के वी स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट एंड मल्टीपल चीज़ें करने के बाद 2 साल तक हम लोगों ने इसमें स्ट्रगल करा टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर आवर सेल्स. उसके बाद उस टाइम पे देर वॉज नो इन्फ्लुएंसर्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे. तो हमारा अंदर से ही था कि हमें ट्रेडर बनना है. हमने कभी किसी और को देख के ये नहीं सोचा कि हमें ट्रेडिंग करनी है. हम किसी से कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए. इट वॉज ऑलवेज कि भाई हाँ, कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में एंड उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो 2 साल तक हमने वो मेहनत करी काफ़ी ज़्यादा. उसके बाद उस टाइम पे प्रॉप फर्म्स आ गई थी. एक प्रॉप फर्म थी उस टाइम पे, जिस प्रॉप फर्म से, My4X funds. हाँ, तो उस प्रॉप फर्म को कोई ज़्यादा लोग उस टाइम पे जानते भी नहीं थे कि प्रॉप फर्म्स होती क्या हैं, क्या होता है. तो वी एक्सप्लोर्ड दैट. उससे हम दोनों ने उससे अपना फर्स्ट पे आउट निकाला था, जिससे हमें कहीं ना कहीं पुश मिला था कि येस, ग्लोबल मार्केट्स भी है जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो. बट हाँ, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर. एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए. एंड इसी के साथ वी नेवर जस्ट ऑलवेज फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग. हमारा हमेशा से एक ये चीज़ रहा है कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो तब तक आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए. तो ईशान का भी और बिजनेसेस थे उस टाइम पे एंड मेरे भी उस टाइम पे और बिजनेसेस थे जो हमने डाल रखे थे, जस्ट सो दैट वी कैन सपोर्ट आवर ट्रेडिंग इनकम. एंड जैसे जैसे हम लोग ट्रेडिंग में ग्रो करते गए, हम लोगों ने बाकी बिजनेसेस को साइड कर दिया एंड ट्रेडिंग पे ही फोकस करा. उसके बाद इन 2023 वी स्टार्टेड ट्रेडिंग टियर्स. डेफिनेटली, क्योंकि हमने भी देखा हुआ है. सो आप बताओ ईशान भाई, जैसे लड़कों को भी उस टाइम पे एक तो ट्रेडिंग इतना ज़्यादा एक अच्छा वो फील्ड नहीं मानी जाती थी, तो फैमिली में कैसे आपने ये बताया कि ट्रेडिंग्स कर सकूँगा? कि मेरे भैया ही स्टॉक ब्रोकर है. सो उनने मेरे को पहले इंडियन मार्केट से ही शुरू कराया. ही इज़ एन इंडियन मार्केट ब्रोकर. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद द इंडियन मार्केट 2015 में. तब मैं 17-18 साल का हुआ था. तब वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया यार ये मेरे बस की नहीं थी. मैंने एफ से शुरू किया. मैंने 50,000 रुपये डाले पहले. मैंने 2 दिन में वो ब्लो कर दिया. पहले 50 को 70 किया पहले दिन, 70 को दूसरे दिन 0 कर दिया. तब समझ आ गया कि ये बिना पढ़े बिना समझे ये चीज़ नहीं हो सकती. देन भैया ओनली इंट्रोड्यूस मी टू द ग्लोबल मार्केट्स, गोल्ड ट्रेडिंग. उस टाइम गोल्ड $1100 का था जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया था. उससे पहले 2011-12 में गोल्ड $1900 से नीचे आया था, 1100-1200 पे. तब मेरे को उनने समझाया कि गोल्ड का ना लाइफ लॉन्ग ट्रेंड वैसे अप ट्रेंड ही रहेगा. तो फंडामेंटली मैं गोल्ड हमेशा बाय ही करता था. दैट इज़ वॉट आई लर्न एंड आई अंडरस्टूड ट्रेंड्स. हायर लोज, लोअर लोज बाय हिम. तो उनने मेरे को बेसिक ये 2-3 चीज़ें समझाई थी तब. फिर उसके बाद परफेक्शन टाइम लगा. मैं साथ में जॉब भी करी. ऑब्वियसली एक इनकम साथ में चाहिए टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग. सो आई वाज वर्किंग विद जोमेटो फॉर 3 years. दैट अलॉन्ग विद दैट मेरी मार्केटिंग एजेंसी थी. फिर मेरे डैड के बिजनेसेस भी थे. तो मैंने सब चीज़ों को टाइम दिया, बट साथ में ट्रेडिंग को भी टाइम दिया. एंड इवेंचुअली 2022 के बाद आई रियलाइज कि ट्रेडिंग इज समथिंग आई वांट टू डू फुल फ्लेजेडली. एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स एंड आई शोड देम द रिजल्ट्स. इवेंचुअली रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स. अगर मैं रिजल्ट दिखा सकता हूँ अपने पेरेंट्स को कि मैंने ये अचीव करके दिखाया इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, इवन दो आई मेड अ लॉट ऑफ लॉसेस इनिशियली, बट eventually I became a profitable trader. And trading tiers also started off with our inner determination that we want a like-minded community around us.
We want like-minded traders. We want to grow with other people. We want to make other people grow with us. हम अकेले एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पा रहे थे, हमारे कॉन्फ्रेंसेस मैच करते, कभी कभी हमारी कॉन्फ्लिक्ट भी आती थी. उसके बाद हमने रियलाइज किया वी नीड अ बिगर कम्युनिटी, वी नीड टू हैव एन आर्सेनल ऑफ पीपल, एंड इवेंचुअली द गोल इज टू बिकम अ बिगर हेज फंड आउट इन दुबई, ऑब्वियसली नॉट हियर. Yeah, definitely. बट ओवरऑल इट्स अ जर्नी. पहले 2-3 महीने में हर कोई क्विक रिच स्कीम की तरह सोच के आता है, फिर उनको रियलिटी चेक मिल जाता है कि सर दैट इज़ नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स. एंड अब ना होराइजन बहुत सारे ब्रॉड हो गए हैं. ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो भी है, फॉरेक्स भी है, इंडाइसेस भी है, स्टॉक्स भी हैं, यूएस स्टॉक्स भी हैं. ओवरऑल देयर इज अ वेरी बिग पिक्चर. एंड आज की डेट में पैसा इतना ज़्यादा मार्केट में फ्लो कर चुका है कि हर चीज़ ऑल टाइम हाइस पे है. एंड ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है कि देयर इज अ वेरी बिग क्रैश दैट इज कमिंग. Okay. Because if you see, cryptos were on all-time high, commodities all-time high, indices all-time high, stocks all-time high, land all-time high. Yes. सब चीज़ all-time high पे कैसे हो सकती है सर? There is a very big glitch in the So, matrix. जैसे आपने बताया कि वेरी बिग क्रैश इज कमिंग. सो मेजर रीजंस क्या होंगे इस क्रैश के? कुछ आपको अगर लगता हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि ये मेजर रीजंस हो सकते हैं कि ये जो अब नेक्स्ट जो क्रैश होगा इस पे डिपेंड करता है. मेजर प्रॉब्लम ये है, यूएस ने पिछले 5 साल में, सी आई फर्स्ट गेट टू द बेसिक्स, पूरा वर्ल्ड यूएस डॉलर पे डिनोमिनेटेड है. यस. ठीक है, डॉलर ऊपर नीचे जाता है, डॉलर प्रिंटिंग कंट्रोल करता है यूएस गवर्नमेंट. इट इज नॉट बैक बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड एनी मोर. पिछले 5 साल में यूएस ने 70% और करेंसी प्रिंट करी है. 2019 में देयर वाज अप्रॉक्सिमेटली $22 ट्रिलियन ऑफ डेट. टुडे डेट इज एट $38 ट्रिलियन. यूएस इकोनॉमी इज ऑन अ शटडाउन. BRICS countries are coming over, Brazil, Russia, India, China, South Africa, to de-dollarize the world and to come up with a new currency which will be backed by gold. So that is why gold is going up. Fundamentally, gold ka trend is uptrend only. I am personally expecting by 2032, gold will be at $16,000. ओके. 16,000. $16,000. Today, gold is at $4,000. 4x from here in the next 7 years. ओके. Similarly, up, let's talk about parallel economy. Crypto is a parallel economy to gold. Up, gold is a store of wealth. Similarly, Bitcoin is a store of wealth. Bitcoin क्यों store of wealth है? Because there is only 21 million supply and demand ever increasing बढ़ रही है. अब वही चीज़ अगर मैं देखूँ तो मार्केट कैप क्रिप्टो की आज $4.2 ट्रिलियन टच करके आई थी, आज $3.5 ट्रिलियन पे है. गोल्ड की मार्केट कैप $30 ट्रिलियन पे है. हम फोन्स पे 5G यूज़ कर रहे हैं ना, हम क्रिप्टो के भी 3G वर्जन पे चल रहे हैं. अभी क्रिप्टो ने बहुत और पंप लेना है. बिटकॉइन विल बी अप्रॉक्सीमेटली $1 million by 2032. That is my estimated target. And I'll tell you a cycle. So the crypto cycle in the Bitcoin works in a 3-year and a 1-year manner. 3 साल ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई जाता है और 1 साल ऑल टाइम हाई से सीधा ऑल टाइम लो आता है. अब मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ. चेक आउट द डेट्स. First started off with 19th December 2017. ओके. BTC was at $19,700. ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली 1 साल 364 डेज बाद 17 December 2018 BTC was at around $3,000. Then fast forward 1064 days, you come to 7 November 2021. 7 November 2021 BTC was at $69,000. उसके बाद 6 November 2022, after 364 days, BTC was at $16,000. It's all-time low. Now, after that, fast forward to 1064 days to 6th October 2025, BTC touched $126,000. It's new all-time high. Okay. Now, you will see the new all-time low on 5th October 2026. So क्या होगा वो ऑल टाइम लो? I think $55,000 to $60,000. 55 to 60,000. It will come back down there. सो आप लोग कैसे, जो अभी एक फ्लैश क्रैश आया उसके बाद अभी भी लास्ट 1-2 दिन पहले भी क्रैश ही, करेक्शन कह सकते हैं, तो कैसे अप्रोच कर रहे हो? पर्सनली वी आर मोर इनटू ट्रेडिंग, वी आर ट्रेडर्स. तो चाहे क्रैश आए, चाहे मार्केट बुलिश हो, बेरिश हो, हमारी ट्रेडिंग पे उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी सारी स्ट्रैटेजीज मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलती हैं. तो हमें ऑफकोर्स टेक्निकली जहाँ पे जो चीज़ फंडामेंटली हो रही होती है, मार्केट हमेशा एक सिग्नल टेक्निकली भी उसका देती है कि मार्केट अगर क्रैश
आ रहा है तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसमें टेक्निकली भी हमें दिख रहा है कि उस हिसाब से कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, उस हिसाब से वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो वी आर एबल टू फिगर आउट कि ओके वी कैन डू अ सेलिंग ओवर हियर. सो हमारी पर्सनल ट्रेडिंग या इवन इन आर कम्युनिटी एज सच किसी पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. इवन इन फ्यूचर अगर सारी चीज़ें क्रैश कर जाती हैं तो हमें पर्सनली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर एंड ऑफ द डे ट्रेडर्स We can buy and sell both. हाँ, we can buy and sell both. So As a trader, I have to analyze the market movement. Now, as I said, 6th October 2025 all time high मरा. उसके बाद there was a sudden crash. yes. ठीक है, वो क्रैश हमें 1,10,000 तक पहले लेके आया. उसके बाद लास्ट 2 दिन पहले it touched $99,000 also. Right now it is on a lower high level. $1,11,000 is its next resistance. 1 lakh is its current support. अभी 1,06,000-7,000 के आसपास चल रहा है. I am expecting everyone that they should short from here. Because even if you look on a 1 hour time frame, BTC, it is clearly showing you a lower high, yeah. which is in an FVG. Now, she is an SMC trader, I am an ICT trader. She prefers order blocks, I prefer FVGs. And I look for liquidity hunts also. So if I see the crash that happened 2-3 days back, that was a liquidity hunt. हाँ, definitely. And every time there's also a wick fill theory. So जब प्राइस ऊपर जाता है लोअर हाई क्रिएट करने, वो वापस विक फिल करने अपना न्यू लो वहीं तक देगा. सो अब नेक्स्ट टारगेट मेरा जो विक का लेवल है वहीं का है. सो आप लोगों ने एज अ ट्रेडर तो बता दिया कि वी आर ट्रेडर्स, बट एज अ इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर्स का तो छोड़ ही दो, मैं तो अब क्या ही बोलूँ, फ्यूचर्स तो पता नहीं क्या ही लिक्विडेट होके क्या ही हाल होगा उनका पता नहीं. बट एज अ इन्वेस्टर जिन्होंने अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 लाख पे किया हुआ है, 80-90 से किया हुआ है, तो वो कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं? मैं इसका एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ. अभी सब कैश आउट कर लो. ओके. और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. 2021-22 में ना ऑल्ट कॉइन में बहुत पंप आया. उस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस वाज 20 to 22%. दैट इज अगर उस टाइम $2.2 ट्रिलियन की टोटल मार्केट कैप थी, 20-22% का मतलब 400 से 500 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप थी. उस टाइम ऑल्ट कॉइन खाली 5-6 हज़ार थे. आज वो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस गिर के 6 से 7% हो गई है. और आज ऑल्ट कॉइन्स कितने हो गए? 12 लाख से ज़्यादा. सो मार्केट कैप बेशक बढ़ रही है क्रिप्टो की 4 ट्रिलियन, बट 4 ट्रिलियन का 6% है तो कुछ भी नहीं, और वो भी 12 लाख कॉइन्स में स्प्रेड आउट. सो ऑल्ट कॉइन ऑनेस्टली विल नेवर गो अप. दे आर ऑल अ पम्प डम्प स्कीम. It's very easy to launch a new coin in the crypto space. It's basically a fictitious asset that you're creating that I want to pump based on a white paper marketing कि मैं उसको कितना अच्छे market कर पाऊँ. I have to create a very good Instagram, very good Discord, very good Telegram, very good website, show a white paper that I'm doing this for my project, do this, you will earn this much eventually. सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना है. But now anymore they don't work now. They don't मतलब work now only. anymore they don't. They used to. There was a when time. they used I to. have made money in pump dump coins. I have made money in NFTs also, but that journey has gone. Now the next space in crypto is metaverse. Okay. So we are living in a world which is very much connected to virtual reality now. Now there are 2-3 movies that I would want everyone to watch. एक तो है Ready Player One. Okay. वो मूवी एक्चुअली 2060 के ऊपर बेस्ड है कि आगे वर्ल्ड में क्या हो सकता है, कि सब VR हेडसेट्स में अपने घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्टेड होंगे. सो मेटावर्स इज द वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड. दैट इज समथिंग दैट विल रियली प्रॉस्पर इन द नियर फ्यूचर. आई थिंक दैट अभी के हिसाब से तो लोगों को कैश आउट करना ही चाहिए, एंड लोगों को क्रिप्टो यूजुअली उस साल में बाय करना चाहिए व्हेन इट इज एट द डिप. ऑलवेज, मतलब कभी भी मेजर जो बीच का टाइम होता है उस टाइम पे क्रिप्टो में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वो साल जहाँ पे डंप आ रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ 4-year साइकिल ऑफ क्रिप्टो, जैसे ईशान ने अभी बताया 3+1. तो उस 4-year ये already data is pretty much available on the internet, and all the investors can clearly see कि जो सालों में आगे भी predicted है कि जहाँ पे क्रिप्टो में डंप आएगा, आइडियली हमेशा डंप पे बाय करके उसको जब भी it is at one of the all time highs in the next years, you should always sell it that time. Long term, मतलब I don't think किसी को full time क्रिप्टो को होल्ड करना चाहिए. Always has to buy it during the dip time and sell it during the higher times. सो जैसे आप ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड भी करते हो, तो इन फ्यूचर मान लो कि क्रिप्टो में
फ्यूचर्स वालों के लिए अब हमने इन्वेस्टिंग की बात कर ली और हमने स्पॉट वालों की बात कर ली। फ्यूचर्स में भी बहुत आजकल लोग लिक्विडेट हो रहे हैं, तो उनको क्या आप बोलना चाहोगे कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो लेवरेज लॉन्ग्स कम करके? यूज़ करो, हाँ, सिंपल। आपके पास लेवरेज अपॉर्चुनिटी 50-100x की भी है आपका, बट आप उसको अगर 5 या 10x पे लेवरेज पे ट्रेड करोगे और आप एक्चुअली सिस्टमैटिकली रिस्क रिवॉर्ड के साथ फोकस करोगे, यू विल नॉट गेट लिक्विडेटेड। अब रिसेंटली जब ये फ्लैश क्रैश आया, आई सॉ पीपल एक्चुअली कमिटेड सुसाइड यस, बिकॉज दे वर हाईली लेवरेज पोजिशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन द मार्केट कोलैप्स योर एंटायर पोर्टफोलियो गॉट वाइप्ड आउट, यस, millions of dollars got wiped out. So that is something that you can't predict. But if you're trading on a lesser leverage and a lesser lot size, eventually you can control your risk. Eventually बात तो आपकी greed की आती है ना, कि how greedy are you? मेरे को एक दिन में करोड़पति बनना है, वो साइकोलॉजी से ट्रेड करो तो एक ही दिन में जीरो होके जाओगे। यस, एक्चुअली फ्यूचर्स उन लोगों को करना चाहिए हु आर नॉट रनिंग आफ्टर मनी, हु आर मतलब बेसिकली ट्रेडिंग ही वैसे तो सबको उन लोगों को करनी चाहिए हु आर नॉट फुल्ली आफ्टर रनिंग आफ्टर मनी एंड आर फोकस्ड ऑन सेटअप्स। बट फ्यूचर्स में ये चीज़ और ज़्यादा है बिकॉज लोग फ्यूचर्स, कोई भी टाइप के फ्यूचर्स आप लो अगर, तो लोग घुसते ही फ्यूचर्स में इसलिए हैं कि भाई क्विक रिच और ज़्यादा फॉरेक्स से या क्रिप्टो से और ज़्यादा जल्दी कैसे पैसे कमाएं, वो है। बट उसी से उससे ज़्यादा जल्दी दे गेट लिक्विडेटेड। सो फ्यूचर्स तो रिकमेंडेड है ही नहीं ऑनेस्टली फॉर द पीपल। एटलीस्ट 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको क्रिप्टो में होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द फ्यूचर्स इन क्रिप्टो। सो चलो अब थोड़ा इस पे डीपली अब ये टॉपिक छिड़ी गया। मैंने तो सोचा था कि हम पहले फॉरेक्स कवर करेंगे देन क्रिप्टो की तरफ जाएंगे। तो क्रिप्टो ही अगर हम पहले टॉपिक आ ही गया है, तो इन सब क्रैश का रीज़न क्या बेसिकली आप बता सकते हो कि क्या रीज़न हो सकते हैं, मेजर रीजंस फॉर दिस क्रैश? So if what I realized after the crash happened was कि मैं पहले सर्च कर रहा था कि बेचा किस किसने। So it was actually the US-China trade wars because tariffs were being imposed on China. After which Bitfinex and Binance they sold almost 4.5 lakh bitcoins. उस टाइम बिटकॉइन 120 का था, 122 का, All time high approx. ऑल टाइम हाई पे था। They sold 4.5 lakh bitcoin, which automatically triggered a lot of crashes in a lot of other altcoins because BTC is fear greed index पे determined. Now when the market starts to crash, automatically everything will follows through. BTC is the main asset. मैं कहता हूँ grandfather है BTC, Ethereum father है, बाकी सब Ethereum के बच्चे हैं because all the altcoins which are there in the crypto world, they are based on Ethereum source code. Ethereum is the main blockchain which actually gave a branch to every other blockchain. But overall, if I talk about the flash crash and all other crashes, it is all China-US का trade wars. Overall. यस, आप लोग अभी एक्टिवली किस पे ट्रेड कर रहे हो? लाइक फॉरेक्स में खुद के फंड से ट्रेड कर रहे हो या प्रॉप फर्म्स आप ज़्यादा प्रेफर मैं दोनों करता हूँ. I usually prefer to trade on my own fund, prop firms also. But own fund की मेन बात यह है कि जो मैं प्रॉफिट दिन का निकाल रहा हूँ मैं उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर लेता हूँ. Not every prop firm is giving me that ability to do that. So I prefer trading on a real account itself. But yes, prop firms are very helpful because they teach you risk management very effectively. So now risk management is something, अगर मेरे को risk management prop firm पे सीखने को मिल गई, मैं उसको लाइव अकाउंट में effectively यूज़ कर Yes. सकते हैं. सो आई ऑल्सो प्रेफर, मतलब आई हैव बिन स्टार्टिंग से आई हैव बिन मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स लाइव अकाउंट्स एंड बिकॉज आई लाइक टू ग्रो स्मॉल फंड्स इनटू बिगर फंड्स बिकॉज हम लोगों की जो स्पेशलिटी है, बीट ईशान या मी, हम लोगों की स्पेशलिटी ही कंपाउंडिंग है, जिसमें हम लोग स्मॉल फंड्स को डाल के उसको एटलीस्ट मतलब 20x 30x कर पाते हैं, उससे ज़्यादा भी कर पाते हैं बहुत केसेस में. बट जो एक नॉर्मल चीज़ जो हम रेगुलर बेसिस पे कर पाते हैं दैट इज़ 20-30x प्रिटी ईजिली. तो लाइव अकाउंट्स पे एक वो बेनिफिट हमारे पास रहता ही है. एंड जो आपके डेली के खर्चे होते हैं एंड जो ओवरऑल आपको चाहिए होता है डेली इनकम, वो हमारा लाइव अकाउंट से निकल जाता है. उसी के साथ हम फंडेड अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं अपने, बट वी डोंट मैनेज अ सिंगल फंडेड अकाउंट. वी हैव मल्टीपल फंडेड अकाउंट, जैसे एक साथ में 5 या 10 फंडेड अकाउंट्स ले लिए एंड मैनेजिंग देम थ्रू टुगेदर थ्रू एनी ट्रेड सिंकर और एनीथिंग जिसमें कॉपियर लग जाता है, एंड उसके थ्रू हम अपने सारे अकाउंट्स को मैनेज कर लेते हैं. इवन लाइव अकाउंट हम उसमें कॉपियर में लगा सकते हैं, डाल के हम मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं. या सो वी डू दैट. तो उसमें हम दोनों ही चीज़ें करते हैं. बट या ओवरऑल
हम लोगों ने स्टार्ट तो फंडेड अकाउंट से ही किया था. जब हमारे उस पे कुछ पे आउट्स हमने निकाले तब हमने लाइव अकाउंट पे स्विच करा. एंड लाइव अकाउंट या फंडेड अकाउंट दोनों में ही कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है. यू नीड टू नो कि आपको कब लॉट साइज इंक्रीज करना है एंड कब डिक्रीज करना है. एंड आपके पास एक ऑफकोर्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या तो आपका विन रेट हाई होना चाहिए या फिर आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए. ईदर ऑफ द टू. मैंने तो देखो लाइव अकाउंट से शुरू किया था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 2016 में 17 में मैंने ओपन माई फर्स्ट अकाउंट, तब उस टाइम कोई प्रॉप फर्म के बारे में मेरे को पता ही नहीं था. मेरे को प्रॉप फर्म के बारे में 2020 में पता लगा. तो मैंने तो पहले लाइव फंड ही ब्लो किया है, और मैं डालता ही $200, $300, $500 था, बिकॉज आई वॉज 19-20 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम. मैं घर से पैसे लूँ, जॉब से कमाऊँ, कुछ ना कुछ कर करके आई स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी, एंड आई यूज्ड टू पुट दैट मनी इनटू ट्रेडिंग एवरी टाइम. What I used to do is I used to try to make only $20, $30, $40 on even a $300, $400, $500 account, and I used to withdraw that amount. Us time पे deposit withdrawal process was very complicated because that time I was using Skrill. So Skrill is something that works like a Paytm. First I have to deposit money on my Skrill. From Skrill I had to deposit money to the broker. Then I had to withdraw the money into Skrill, and then from Skrill I had to get it into my bank account. So वो transactional fee charges, उस टाइम डॉलर भी 60, 55, 60 रुपीज़ का था, बट मिलता मेरे को 45, 50 के हिसाब से था वापस. इतना ज़्यादा चार्जेस? इतने ज़्यादा चार्जेस. उस टाइम सिस्टम्स वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नाउ इट इज़ ऑल बिकम वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड वेरी ईजी. मेजरली ऑल ट्रांजैक्शंस आर नाउ डन इन क्रिप्टो, एंड क्रिप्टो एट द सेम टाइम डॉलर इज एप्रिशिएटिंग. सो द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जो मैंने आज डॉलर आज देख रहा हूँ 90 टच कर रहा है, आज से 1 साल पहले वो 82 का था, उससे 2 साल पहले वो 75 का था, उससे 3 साल पहले वो 70 का था. सो इवेंचुअली इफ आई कंपेयर इट टू INR, आई एम एक्चुअली गेटिंग एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी सस्टेन दिस इन्फ्लेशन. सो जैसे अभी हम AI की भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों को क्या लगता है जो आजकल एल्गो का ट्रेंड आया है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएगा इन लॉन्गर रन, या बस ये एक ट्रेंड है एल्गो और ये भी अटक जाएगा कहीं ना कहीं? पर्सनली आई थिंक कि जो लोगों को देखो 1 से 2% के रिटर्न चाहिए पर मंथ, उनको एल्गो के थ्रू मिल जाएंगे उतने रिटर्न्स. 1 से 2%, मतलब 1 से 5% तक आप मान सकते हो कि एल्गोज अभी आजकल ऐसे आ गए हैं जो उतना रिटर्न दे रहे हैं. बट एज अ ट्रेडर वी आर एबल टू मेक मोर देन दैट पर मंथ. तो एल्गो आप एक साइड में लगा के रख सकते हो कि आपका एक अकाउंट एल्गो पे चल रहा है ना, आपकी एक फिक्स्ड इनकम उससे आ रही है. बट उसके अलावा जो प्रॉपरली ट्रेडिंग करते हैं, जो 10 से 20% रिटर्न पर मंथ निकाल पा रहे हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, उनको मतलब मेरे को नहीं लगता कि AI कभी भी हमारी स्किल्स को रिप्लेस कर पाएगा. वो भी इतना ज़्यादा रिटर्न तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी, मतलब मे बी इन 10 years मे बी इट इज़ पॉसिबल, बट इन द नियर फ्यूचर आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल. बट येस, AI शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय ट्रेडर्स एज अ साइड सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आपकी इनकम बनती रहे एंड आप उसी को ही, जो आपका इनकम जनरेट हो रहा है, आप उसी से ही अपनी आगे की ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो. Honestly, it's a very good passive source of income. Yeah. Just like she said. But at the same time, it can never replace the charm of a manual trader. Yeah. And I prefer manual trading more. I also have a bot running. Now, bot are of different types. Low risk, medium risk, high risk. High risk में आपका अकाउंट कौन 50% ड्रॉडाउन जा सकता है. लो रिस्क में आपका अकाउंट की सेटिंग ही खाली 15% की ड्रॉडाउन की होती है मैक्स. Now on a low risk bot, the average return is 1 to 4%. बट हायर रिस्क वाले में आपका पूरा अकाउंट पूरा ब्लो अकाउंट भी ब्लो हो भी हो सकता है. सकता है. तो यही मेरा एक क्वेश्चन है, एक मेरे को लगता है क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस एंड ब्रोकर में इतने ज़्यादा ग्लिचेस आते हैं और आपने उस पर बॉट यूज़ कर रहे हो या आपने एल्गो यूज़ कर रखा है, और बट मान लो कि बाइंग तो उसमें ऑटोमेटिकली होते, सब कुछ बाइंग सेलिंग सब ऑटोमेटिक. कभी कुछ ऐसे फ्लैश क्रैश जैसा आया और तुम्हारा बाय तो एग्जीक्यूट हो गया बट स्टॉप लॉस पे नहीं निकला? वो तो स्लिपेज खा गई फिर. उसका कुछ वो नहीं तो कर सकते. मैनुअली भी हो जाता है. manually भी जब होता है. आपका फास्ट मोमेंटम आता है तो मैनुअली भी स्लिपेज आती है. एंड इनफैक्ट फॉरेक्स एक्सपो में भी आई वाज द स्पीकर, तो वहाँ पे यही टॉपिक था कि कैन एल्गोज रिप्लेस द एक्चुअल ट्रेडर्स. तो मैं वहाँ पे भी यही आर्ग्यूमेंट दे रही थी कि कभी भी रियल ट्रेडर रिप्लेस नहीं हो सकता एल्गो से. एल्गो कैन ऑल्सो, मतलब ऐसे भी सर्टन एल्गोज एंड इंडिकेटर्स आ गए हैं जहाँ पे आपको जोन्स मिल जाती हैं कि इस जोन से आप एंट्री कर सकते हो. बट जोन पे एंट्री करनी कब है, एग्जिट करना कब है, एक बड़ा मूव कैप्चर वो एक प्रॉपर ट्रेडर ही कर सकता है. क्योंकि मान लो कि
एज अ ट्रेडर कई ट्रेडर होते हैं जो रात में नहीं ट्रेड करते या उनका सर्टेन टाइम है मैं नहीं करूँगा, और तभी कुछ ऐसा उन्होंने सेट कर रखा अपने एल्गो में और वो बाय हो गया, और काफ़ी टाइम तो बच सकते हैं ना कि मान लो कि आप नहीं हो एक्टिव, तब ऐसा कुछ हुआ तो बच सकते हो, बट एल्गो के साथ तो आप 100% रिस्क पे रह गए You ना are कि always होगा at ही होगा। risk. Right, Yeah, right, correct. that's true. But if you do the settings of the algo as the मतलब lowest risk, तो आप वही है 1 से 2% के आपके पैसिव रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे, विच आर स्टिल हायर देन द बैंक एंड एवरीथिंग. मतलब जो लोग बिल्कुल ही ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनके लिए 1-2% के रिटर्न्स भी अच्छे हैं. मैंने पर्सनली 7-8 बॉट्स आई हैव ट्राइड. मेरे को खाली 2 समझ आए उनमें से. आई कैन नेम देम, आई कैन नेम द पीपल who got them. So one is a GTC FX, there's a broker GTC FX which I use. So that guy is offering me a bot which is giving me steady 4% returns, 5% returns monthly. Steady. और ये बॉट पिछले 8 महीने से चला रहा हूँ मैं. मैंने डिपॉजिट खाली उसमें $5,000 किए थे to test it out. But overall per month I'm getting easy $200-300. And consistent 8 महीने हो गए उसको. So I would say that a bot is efficient to get me consistent returns if I want to just have a passive income. But if I am a trader, I can never replace my own art by a bot. Bot में मैं रिस्क पे रहता हूँ क्योंकि ट्रेड रात को भी चल रही है, सुबह भी चल रही है, दोपहर को भी चल रही है. जब मैं फ़ोन खोलता हूँ, जब मैं अकाउंट खोलता हूँ, ट्रेड चल रही है कोई. बट वो कैसे इफेक्टिवली बॉट मैनेज करता है वो बॉट पे डिपेंड करता है, वो बॉट की सेटिंग पे डिपेंड करता है. ना बॉट्स आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स. मार्टिंगेल बॉट होता है, हेजिंग बॉट होता है, स्पेसिफिक पेयर के बॉट्स होते हैं. लाइक द बॉट दैट आई यूज स्पेसिफिकली ट्रेड ओनली ऑन यूरो यूएसडी. वो कोई और पेयर, कोई और कमोडिटी कुछ नहीं करता, बस यूरो यूएसडी पे ट्रेड करता है. नाउ आई डोंट नो व्हाट द सेटिंग ऑफ दैट बॉट इज पर्सनली, but I have been using it and it is working out for me. And even to find a good bot जो इतने You have return to दे, do a lot you of have trial to and error. do a lot of trial and error. Like personally, we both have tested out more than 10, We also 15. developed our own bot. हाँ, we 2 did years that back. as well, yeah. And that was a big fail for us, to be honest. So that is why we didn't go ahead with the idea. एंड जैसे अभी आपने बात करी थी कि अकाउंट को आप 20x 30x कर लेते हो. मैं 20x 30x पे बात बोलूँगा. हर बार ये अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यस. ये खाली न्यूज़ के मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो या तो ज़ीरो या तो हीरो है. Every time there is a news like NFP or FOMC, the movement is more than 300 to 500 pips. That is when we risk that entire account. For example, the account only has $200-300. You risk that $200-300 on that account completely. I risked $70 during NFP. NFP gave me a good 400 pips fall. $70 से $70 से मैंने $1770 निकाले थे. So that's a almost 25x return. बट ये 1 in a like 1 in 100 हो वाला. गया. हाँ. Actually, it is possible otherwise also nowadays because market is moving like the news only these days because इतने बड़े Fundamentally daily uptrend है. डेली आपके 300 400 500 पिप का मूवमेंट गोल्ड में तो आ ही रहा है, तो उसकी वजह से भी जो इनकम जनरेट हो रही है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है. बट उसकी वजह से मतलब बेसिकली कंपाउंडिंग के अंदर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कि हमने अगर कोई $1,000 या $200,000 डाले हैं तो एक ही ट्रेड में वो सारे रिस्क करे जा रहे हैं. अब या तो वो अकाउंट सीधा 4,000 पे जाएगा या फिर वो अकाउंट सीधा 0 पे जाएगा. तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ रिस्क ऑल्सो वी आर टेकिंग इन दोज अकाउंट्स. बट एक नॉर्मल तरीके से भी इंसान ग्रो कर सकता है. जैसे अगर आप $2,000 डाल रहे हो तो भी आप उसको ग्रो कर करके उस पर अराउंड $200 to $300 कमा सकते हो, विच इज़ 10% एक महीने का जो आप निकाल सकते हो. वो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे विद इन अ स्पैन ऑफ 20 to 30 ट्रेड, जिसमें आपको पर ट्रेड अपना रिस्क जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें. मतलब यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर शीट फॉर योर सेल्फ कि मैंने पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ. आप नेक्स्ट ट्रेड में अपने उसी प्रॉफिट को रिस्क कर रहे हो जो आपने पहली ट्रेड में लिया था. तो इवेंचुअली यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन योर कैपिटल, यू आर जस्ट रिस्किंग योर प्रॉफिट ट्रेड्स दैट यू आर टेकिंग. एंड मान लो किसी भी ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आपको वापस फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा जहाँ पे आपने सबसे छोटे लॉट साइज से शुरू करा था. तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल, मेन चीज़ तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट है टू बी ऑनेस्ट. सेकेंडली इसके अंदर आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो एटलीस्ट 60 to 65% एक्यूरेट हो, जिसके अंदर SMC एंड ICT के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा
हेल्प करते हैं। एंड इसमें एक डिफरेंशिएशन ये भी आ जाता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, बिकॉज स्कैल्पर का जो विन रेट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। स्कैल्पर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई होता है बट उसका विन रेट कम होता है, और इंट्राडे ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी कम होता है बट उसका विन रेट काफ़ी हाई होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी, तब आप अपने आप को देख सकते हो कि आप कैपिटल को कंपाउंड कर पाओ। सो न्यूज़ की बात कर ही रहे हैं, तो आप लोगों के हिसाब से न्यूज़ ट्रेड करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो उसको अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या है? देर आर मेजरली मल्टीपल न्यूज़ दैट आर कमिंग एंड एवरी न्यूज़ को ट्रेड करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको कोई बेसिक अप्रोच तो नहीं बता सकती अभी, बिकॉज ऑल द न्यूज़ मूव इन अ डिफरेंट स्टाइल एंड द सेफ न्यूज़ इज दैट आर देयर आर द कंपैरेटिवली, जैसे NFP CPI बिल्कुल सेफ नहीं है। NFP CPI में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होती हैं Liquidity hunt होता है ऊपर एंड नीचे दोनों NFP तरफ। के टाइम पे एक्चुअली स्पेशली और भी उसके साथ न्यूज़ेज आती हैं जिसकी वजह से दोनों तरफ का मूवमेंट आता है कहीं ना कहीं। FOMC यूजुअली एक वन साइडेड न्यूज़ होती है जिसको ट्रेड किया जा सकता है। एक PMI करके न्यूज़ है, वो भी एक वन साइडेड न्यूज़ होती है, स्लो होती है, उसमें भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है। सो टोटली डिपेंड्स कि कौन सी न्यूज़ आ रही है एंड आपको उसको ट्रेड करना आना चाहिए। फॉर अ बिगिनर तो न्यूज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज न्यूज़ को आपको एटलीस्ट 1 साल का टाइम देना चाहिए टू फुल्ली स्टडी ऑल द न्यूज़ेस एंड उनका पर मंथ क्या क्या मोमेंटम आ रहा है वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज़ में बिगिनर का तो हमेशा लॉस होता है। सो आपने तो काफ़ी टाइम से ये फॉरेक्स ही ट्रेड कर रहे हो और आपने तो पता नहीं कितनी न्यूज़ देखी होगी। कोई बहुत सारी। एक स्पेसिफिक न्यूज़ है जो आज तक की हिस्ट्री में क्रेजी न्यूज़ थी जिससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया हो? कोविड में कोविड में। ओके। oil went to zero. ज़ीरो। Oil went to zero in May 2020. That was the news, and वो news नहीं थी. That was basically a flash crash in oil. कि OPEC countries are asking people that we will give you money to store oil from us because they didn't have the capacity to hold oil. So oil that time went to zero. I used to trade oil back then. That time my account got liquidated. And हुआ क्या, स्टॉप लॉस लगा हुआ था बट ज़ीरो हो गया वो। बट जीरो हो गया। जब वो चीज़ ही जीरो हो गई तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? वो स्लिपेज ही खा गया सारा। उस टाइम मेरा अकाउंट $4,500 का था, वो जीरो विद इन मिनट्स। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इन द बैक ऑफ माई हेड कि ये एक न्यूज़ थी जिसने मेरे को तो हिला दिया था, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। बट अदरवाइज ऑल न्यूज़ेज विच कम, कल PMI आई, लाइक वी स्पोक अबाउट कल PMI, मैं सेलिंग के बायस पे था कि ऊपर से सेलिंग आनी ही चाहिए। प्राइस 77 से 66 तक ड्रॉप दिया था। मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ यूजुअली, सो गोल्ड में आई एम अ स्कैल्पर, शी इज़ अ स्विंग ट्रेडर। Like she said, I have a higher risk to reward but a lesser win rate. She has a higher win rate but a lesser risk to reward. Now, I only focus on getting 70 to 100 pips. My target is only that. मैंने फ्राइडे को एक अकाउंट में 13-14K डाले थे, आज वो अकाउंट 40% अप है और हम थर्सडे हुआ आज। बट सिस्टमैटिक मैंने उस पर रिस्क मैनेज कर करके ही अपनी स्कैल्प्स ली। पहले मैंने शुरू किया 1.5 लॉट से, अब मैंने कैपिटल इंक्रीज कर दिया तो मैं उस पर 2 लॉट पे आ गया हूँ। बट एट द सेम टाइम आई नो माई विनिंग लिमिट फॉर द डे एंड माई लूजिंग लिमिट फॉर द डे। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड माई ग्रीड। नाउ इफ आई एम मेकिंग 2 grand a day, I'm very happy. If I'm losing 1 grand a day, I'm done for the day. That is how I set myself. And that is how every trader should set his rules. मेरा 1:2 risk reward है, या तो 2000 निकाले या तो 1000 दे के आ गया मार्केट को, एज सिंपल एज दैट। उससे बाहर जाना नहीं, उससे ज़्यादा लेना नहीं। दैट इज अ स्कैल्पर विद अ रिस्क रिवॉर्ड विद अ मेंटालिटी फॉर ग्रीड, कि इतना ग्रीडी भी नहीं है ना इतना देने को है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डेली का इवन प्रॉफिट टारगेट है, मतलब कि 100 पिप्स कैप्चर करने हैं एंड लॉस लिमिट है कि भाई 50-60 पिप्स का लॉस मार्केट को दे दिया है। जो प्रॉफिट होता है उसमें एक्चुअली मेजरली ट्रेडर्स के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि आपने ट्रेड ली, 100 पिप्स आ भी गए, आपका दिन का टारगेट अचीव हो गया, लेकिन ट्रेडर्स वेट करते रहते हैं कि यही और- ट्रेड 100 पिप और दे दे तो मैं और पैसा कमा लूँ, या फिर वो 100 पिप करने के बाद एक दूसरी ट्रेड लेंगे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना जो आपके पर डे के 100 पिप
पा रहे हैं ना, इवेंचुअली वो भी आने बंद हो जाते हैं एंड आप उल्टा लॉस करने लग जाते हो. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिक्स्ड, इवन इन द लॉस लिमिट इट रियली नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिकॉज अगले दिन अगर चलो मान लो आपने $1000 का कैपिटल खोला एंड आप अकाउंट खोला आपने $1000 का एंड आपने उस पर सोचा कि भाई मैं $50 से ज़्यादा एक दिन का रिस्क नहीं कर सकता. अब आपने सोच लिया, आपने रूल बना लिया, लेकिन इवेंचुअली एंड ऑफ द डे आपने $500 लूज कर दिए. तो अगले दिन आपकी तो फटी पड़ी रहेगी कि भाई मैंने तो 50% मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन में है. अब मैं पहले आप $500 को कवर करने में लगे हुए हो जो आपने लूज करे हैं. अब वो कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा बड़ा लॉट खोल रहे हो एंड इवेंचुअली आप थोड़े दिन में देखोगे कि आपका पूरा $1000 ब्लो हो चुका. हाँ, थोड़ा देर में ही आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा. बिकॉज 1000 का 50% हमने लूज किया, और अब आपको 50% को 100% गेन चाहिए उस पर टू गेट इट बैक टू द सेम कैपिटल. मतलब रियलिस्टिक रिटर्न्स अगर लोग मार्केट से एक्सपेक्ट करें तो कमाना डिफिकल्ट नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मैं आज $1000 का कैपिटल खोल रहा हूँ, मेरे को आज ही $1000 बनाने हैं इसके ऊपर, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल. अगर आप $1000 में 50 से $70 भी अगर एक एस्टिमेटेड टारगेट लो ना दिन का, वो बहुत ईजी है. इनफैक्ट $1000 पे आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा महीने का अगर इस पे $100 से $200 आ जाएगा तो भी मैं बहुत अच्छा एक रिटर्न कमा रहा हूँ. इट्स नॉट अबाउट द कैपिटल, इट्स अबाउट द रिटर्न ऑफ द परसेंटेज दैट यू आर मेकिंग पर मंथ. आगे जब आप कैपिटल इंक्रीज करोगे, आप इवन फंडेड अकाउंट बड़ा ले सकते हो. वहां पे मैटर करता है कि आप अगर महीने का 10 से 20% कमा रहे हो तो वहां पे आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हाई होगी. एंड पर्सनली फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स अगस्त से गोल्ड ने अपनी रैली दी थी. $3300 का था अगस्त में. आज अक्टूबर में $4300-4400 टच करके आया है. $1000 की रैली आई है 3 मंथ्स में. फंडामेंटल अप ट्रेंड. एंड यू नो द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, मॉर्निंग एशियन सेशन. मेरे लिए सुबह 5, आई एम अ लेट स्लीपर, सो आई इवेंचुअली ट्रेड फ्रॉम 5 to 7. नाउ एट 6 to 8 बिकॉज 1 घंटा डेलाइट सेविंग के चक्कर में डिले होगी मार्केट. आई ट्रेड इन द मॉर्निंग एंड आई एम डन फॉर द डे. Market gives a very simple fundamental trend. मैं भी अभी कुछ दिन पहले ट्रैक करा था और ये सब मूवमेंट्स आना अभी स्टार्ट हुई है, ये कुछ 1-2 मंथ 3 महीने में यही हुआ है. एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो एवरी ईयर इफ यू सी, गोल्ड का सबसे हाईएस्ट मोमेंटम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में ही आता है. एवरी ईयर ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन उस साल कितनी मोमेंटम आई है उसके हिसाब से उन तीनों महीनों में ज़्यादा मूवमेंट आता है. तो इस बार भी इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर अगर कोई ज़्यादा ऐसी रैलीज देखना चाहता है तो इन्हीं 3 मंथ्स में उसे ऐसी रैली मिलेगी, बाकी और किसी मंथ में नहीं मिली. इवन लास्ट ईयर ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स यूएस इलेक्शंस थे, तो इवन लास्ट ईयर दीज 3 मंथ्स में हमें अराउंड 1000 पिप्स का ही मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला था. ग्रेट. सो अगर जैसे आपसे ये क्वेश्चन करना बिल्कुल ठीक रहेगा, इंडिया में एक तो फॉरेक्स बैन है ट्रेड करना, सो क्या बेस्ट वे है ट्रेड करने का जो हम कंप्लायंसेस के साथ रह के भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो ट्रेडर्स नए बन रहे हैं सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है यही. एक्चुअली इंडिया में देयर इज़ अ फेमा एक्ट, सो अगर ट्रेडर्स फेमा एक्ट को पढ़ें तो दैट सेज कि आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पैसे नहीं डिपॉजिट कर सकते एंड ना किसी फॉरेक्स ब्रोकर से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हो. तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं स्पेशली फॉरेक्स, उनको ये रूल गांठ बांध लेनी चाहिए अपने अंदर कि आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है. देयर आर अदर वेज टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ. फर्स्टली आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हो. क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, आप उस पर टैक्स पे करके उसी के हिसाब से डिपॉजिट विड्रॉल उसके अंदर कर सकते हो. सेकंड मेथड इज कि आपका अगर कोई भी रिलेटिव बाहर रहता हो, किसी के पास भी बाहर का बैंक अकाउंट हो, तो आप उनके बैंक अकाउंट से डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो. एंड दुबई का एक प्रोसेस तो होता ही है जो एक ट्रेडर कर सकता है आगे जब वो प्रॉफिटेबल हो जाए तब. एंड थर्ड वे इज द प्रॉप फर्म्स, जो बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, बिकॉज प्रॉप फर्म इज अ सर्विस दैट यू आर टेकिंग, इट इज नॉट अ फॉरेक्स ब्रोकर दैट यू आर डिपॉजिटिंग मनी इन. सो प्रॉप फर्म्स एज अ बिगिनर तो सबको प्रॉप फर्म्स के साथ ही जाना चाहिए एंड लाइव अकाउंट पे तब जाना चाहिए जब आप प्रॉफिटेबल हो गए हो, जिसके लिए मैंने मेथड्स बताई दी हैं. जैसे आपने बताया कि क्रिप्टो के टैक्स पे करके आप विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हो, तो वो जो टैक्स उस पर इनिशिएट होगा जो लगेगा वो कितने % का लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि 30% फ्लैट लगेगा. Now, this is a very good question. This comes under the VCA Act in your income tax. Virtual currencies asset. And ये अगर आप कोई centralized exchange like Binance, Bybit, BitDelta, जिस एक्सचेंज पे आपने अपना आधार पैन कार्ड दिया हुआ है, अगर आप उससे विड्रॉल प्लेस कर रहे हो, दोज
datas are already being shared with the Indian government. So automatically the Indian government knows that you took a withdrawal in your Binance. That withdrawal was given out for a P2P. आपने P2P पे अपने अकाउंट में पैसे लिए थर्ड पार्टी से, वो ऑलरेडी उनके पास ट्रिगर्ड है. You have to pay a 1% TDS first on whatever amount you're doing. Then there's a 30% straight tax on the amount. There is no way to dodge that. There is a way to dodge that actually. That is why I decentralize wallets. If I'm not taking it on a centralized exchange, I can use Trust MetaMask. Those exchanges, they don't have my KYC. So I can take a withdrawal on any wallet. यस बट इंडियन कंज्यूमर को रिकमेंडेड है कि वो जहाँ पे लिंक है centralized आपकी- legal way से करें. हाँ सेंट्रलाइज लीगल वे से ही करे. Best way for every beginner is start with a prop firm. Because our prop firm system will teach them risk management first. Secondly, for their payouts, most prop firms are offering Rise as a payout service. In Rise, you can take your payouts in your bank account or crypto. So prop firms are the way to go for any new person जिसको मार्केट्स में निकले 3 से 6 महीने हुए हैं. 1 साल तक आपको लग जाएगा प्रॉप फर्म को क्लियर करते करते. आई हैव नेवर सीन any person who can clear the prop firm in the first single go. It usually takes them 2-3 accounts to clear one account. So eventually when you get a hang of how to manage your risk, when to trade, what lot sizing to take, is when you will understand that same psychology on a live account. एंड इसमें मेन बात एक्चुअली ये है कि जो भी ट्रेडर बनना चाहता है वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम तो जनरेट करना चाहता ही है. दैट कुड बी रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 1 lakh टू डेफिनेटली मोर देन दैट. बट हर एक ट्रेडर का इतना मिनिमम गोल तो होता ही है. तो अगर आप 50,000 डाल रहे हो कैपिटल और आप 50,000 ही कमाने का सोच रहे हो, उसमें आप बड़ा लॉट लोगे, बहुत कुछ करोगे, तो वो सफिशिएंट नहीं है. इवेंचुअली वो 50,000 जीरो Zero हो हो जाएंगे. जाएगा. उसके बदले आप उस 50,000 का जो आप कैपिटल डालने की सोच रहे हो विच इज अप्रोक्सीमेटली $500, आप उसके 10 फंडेड अकाउंट लो एंड उस पर स्टेप बाय स्टेप करके जो आपका फंडेड अकाउंट क्लियर हो, वो भी आपका जो लोएस्ट फंडेड अकाउंट है वो भी $5,000 का है. आप उस $10,000 का पे अकाउंट भी $50 से कम का आता है. वही एंड आप मतलब आप 5,000 या 10,000 जितने का भी लोएस्ट अकाउंट भी अगर आप ले रहे हो, अगर आप उस पर भी 10% का रिटर्न जनरेट करो तो दैट इज अराउंड $500 to $1,000 जो एक्चुअली ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन है. तो मेन पॉइंट इज कि कैपिटल उतना जरूर होना चाहिए अगर आप उतना पैसा कमाना चाहते हो तो, विच इज प्रॉप फर्म से ही वो चीज़ पॉसिबल है मेजरली लोगों के साथ. बट मान लो कि आपने प्रॉप फर्म ट्रेड कर भी लिया, मैं भी करता हूँ पर्सनली, बट मैं एज अ व्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एज अ बिगनर्स वगैरह. तो जो एक ट्रेडर जो कर रहा है आउट देयर उसके दिमाग में आएगा, सो मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ. मान लो कि वो प्रॉफिटेबल हो भी गया, उसने पे आउट प्रॉफिटेबल कर रहा हूँ अकाउंट पास भी कर लिया, एंड पे आउट उसका मान लो छोटे छोटे पे आउट तो है 500,000 1,500 दे दिया, बट कभी जैसे 20,000 30,000 तब तो पे आउट रिजेक्ट ही हो जाते हैं. मेजरली सारे रिजेक्ट हो जाते हैं. सो फिर क्या फ़ायदा है? Now I'll tell you, there are so many prop firms which are a scam. Now recently I heard someone seen with instant funding, which is a prop firm I used 2 years back. That prop firm denied me my payout of $27,000 back then, 2 years back. उसके बाद मैंने यूज़ करना बंद किया, तो मैंने सबको यही बोला कि वो पे आउट नहीं देंगे. एंड रिसेंटली 2 weeks back I heard some other traders saying that his payout of $63,000 was rejected for instant funding. And this is a very common phenomenon. So use prop firms to take out only 1 or 2% on that account. For example, if I'm trading on a $1 lakh account, I will only target $1,000 $2,000 per payout. Payout, yes. पहले If I आपका try to target more bigger payout, they will automatically put in some rule which will cut it out. तो फंडेड नेक्स्ट ने मेरा भी मतलब अराउंड 2 years बैक ओनली दे हैड रिजेक्टेड अ पे आउट ऑफ अराउंड $15,000 ऑन अ 200K अकाउंट एंड दैट इज नॉट इवन 10% ऑफ द अकाउंट. तो मेजरली जो जेन्युइन प्रॉप फर्म्स हैं वो अराउंड 5 to 6% तक दे देती हैं, वो उससे पहले आपका पे आउट रिजेक्ट नहीं करती हैं. बट हाँ, हमारी दोनों की तरफ से हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं कि आप जो भी अपना 1-2% कर रहे हो पहले आप उसको विड्रॉ कर लो. विड्रॉ करते करते आप मल्टीपल प्रॉप फर्म्स चलाओ कि भाई एक का पे आउट आपने 2% आपने एक पे कमा लिया, उसका पे आउट डाल दिया. अब उस पे तो ट्रेड कर नहीं सकते, उस पे साइमल्टेनियसली दूसरी प्रॉप फर्म पे उस टाइम पे ट्रेड कर लो. मैं पर्सनली सबको ये रिकमेंड करता हूँ, जब अगर अकाउंट क्लियर हो जाए और उस पर प्रॉफिट हो चुका है, बेशक, क्योंकि हर प्रॉप फर्म का ना एक डिफरेंट पे आउट साइकिल है.
Now there are some payout cycle like on demand. There are some which offer bi-weekly. There are some which offer daily also. Now if it's a daily reward system, very good. जो कमा रहे हो दिन का निकाल लो. अगर बाई वीकली है तो अगर आपने पहले 2-3 दिन में प्रॉफिट कर लिए तो अकाउंट को छोड़ दो, एक और नए अकाउंट पे ट्रेड कर लो. या फिर अगर आप ऑन डिमांड कर रहे हो, ऑन डिमांड भी वीकली होता है एंड दैट टू विद 70-30 और 80-20 स्प्लिट. एंड मोस्टली प्रॉप फॉर्म्स में न्यूज़ का भी रूल होता है जिसमें आपको 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में, उसमें चलो न्यूज़ में तो ट्रेड नहीं कर रहे बट आपका अगर कोई रनिंग पोजीशन एज अ स्विंग ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर, मेरी ट्रेड्स चलती रहती हैं तो उनको मुझे बाकी प्रॉप फॉर्म्स पे कट करना पड़ता है. सो ऑफकोर्स ऐसे प्रॉप फॉर्म जिसपे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड हो या फिर बहुत सारे प्रॉप फॉर्म्स में एड ऑन्स होते हैं कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग अपने अकाउंट के लिए आप परचेज कर सकते हो कि आपको फंड अलाउड है. यही जो चीज़ें हैं किसी को नहीं पता कि बड़े पे आउट्स तो रिजेक्ट होते ही हैं, क्योंकि इतने सारे आजकल मैसेजेस भी आते हैं कि, बट ये लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि वो बड़े अकाउंट्स ले लेते हैं बट उनकी होप तो यही होती है ना कि मैं 15-20% निकाल लूँगा. तो फिर हार्श रियलिटी ये है कि जितनी भी प्रॉप फॉर्म्स हैं दे आर ऑल बी बुक. अब मेजरली पीपल डोंट नो व्हाट इज ई बुक, व्हाट इज बी बुक. या So, but as a, I'll give a layman language. B-book is, अगर मैं ही कसीनो हूँ, आप मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे हो, अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा. That is मतलब what a बेसिकली B-book is. नॉट कनेक्टिंग यू टू द To the लाइव live मार्केट market. डायरेक्टली. डब्बा ट्रेडिंग. Dabba trading. And trust me, 100% of the prop firms out there are B-book. I have met a lot of prop firms. Now, the thing is, कितना reliable आपका connect है वहाँ पे. क्योंकि ये पर्सनल कनेक्ट की भी बात आ पर्सनल जाती है. कनेक्ट की yes. सारी बात आ जाती है. एक्चुअली पे आउट्स आते तो ज़रूर है बट वो आपको ना सारी चीज़ें पहले ढंग से समझनी पड़ेंगी प्रॉप फॉर्म्स की कि यही एक तो कि भाई इससे ज़्यादा पे आउट नहीं रिक्वेस्ट करना, बाकी चीज़ बिकॉज देर आर मल्टीपल रूल्स, लोग बिना वो सब पढ़े बिना वो सब करे ऐसी, एंड सब प्रॉप फॉर्म्स के बिल्कुल अलग अलग रूल्स हैं तो आपको वो डीपली पहले अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे तभी आपको उनके अंदर ट्रेड करना चाहिए. चलो प्रॉप फर्म की काफ़ी बातें हो गई, अब आते हैं एक थोड़ा सा, जैसे काफ़ी सारे लोग आज की डेट में 5,000 से 10,000 रुपये लेके आ जा रहे हैं कि मेरे को अब ट्रेड करना है, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करनी है, तो क्या उनको ट्रेड करनी चाहिए या उनको नहीं करना? नहीं. सी, ट्रेडिंग इज अ कैपिटलिस्टिक गेम. मैं 5,000 10,000 लेके बैठ रहा हूँ, व्हाट इज दैट, $50 $100, मैं उस पर क्या करूँगा? यस. Either I can take a prop firm. मैंने एक 10,000 का $50-60 का अकाउंट ले लिया. But as a beginner, you will fail it eventually. You will not be able to clear it. And since trading is a capitalistic game, it is always recommended that after you get experience with risk management on a funded account, use that experience on a live account with a bigger capital, at least $1,000. Because that $1,000 इकट्ठा करो यार पैसा. Work your ass off, work for that money, put it up, put it on that account and start making $20, $30, $40 on that account, 2, 3, 4%. That is यस. easy. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब हम दोनों के हिसाब से ही रिकमेंडेड नहीं है जो इतना कम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं. अगर आप इतना कम कैपिटल यूज़ कर रहे हो वो तो waste of अपनी, money है आपका. एक तो वेस्ट ऑफ मनी है एंड अगर और कोई चीज़ नहीं है, मतलब अगर आपके पास है ही इतना पैसा एंड आपके पास और कोई चारा नहीं है, तब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उस अकाउंट के हिसाब से ही होनी चाहिए जिसमें आप एक दिन का 20 से 30 रुपए ही कमा ही पाओगे. कमा सकते हो. उससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट उतना डुएबल है. अगर आप 5,000 रुपये लगा रहे हो, आप एक दिन का 20 रुपये ज़रूर कमा सकते हो, बट फिर उससे ज़्यादा एक इंसान को नहीं सोचना बट चाहिए. 5,000 रुपये लगा के बंदा 20 रुपये सोचता है कि 20 रुपये क्या ही बट है. रिटर्न उसके हिसाब से तो बहुत है ना, 5,000 के हिसाब से. पॉइंट ये है कि कोई भी बंदा परसेंटेज में नहीं रिटर्न कैलकुलेट करता. यही प्रॉब्लम है. सब ये देखते हैं कि मेरे को 5,000 को 50,000 करना है. वो 5,000 को 50,000 नहीं, 5,000 को दैट जीरो इज होता है. नॉट पॉसिबल. या दैट इज डेफिनेटली नॉट. And that is when your greed and risk management both go for a toss. एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहता है, और आपने तो ट्रेड किया हुआ है काफ़ी एक्टिवली फॉरेक्स मार्केट में, ऐसा नहीं कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहीं से आपको एक रैली दिख जाएगी या इस इंडिकेटर से, तो कौन सा ऐसा एक बेस्ट इंडिकेटर है जिसकी एक्यूरेसी आज तक सबसे बेस्ट रही है, लाइक ट्रेंड को देखने में, हेल्प करने में? There's ऐसा an indicator which I use for market structure mapping. लक्स एल्गो का है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स. वेरी ब्रिलियंट इंडिकेटर. मेरे को उसमें बस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना होता है.
नाउ एज अ ट्रेडर पहली चीज़ मेरे को समझना चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है. जब एक ट्रेंड चेंज होता है उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. जब मेरे को एक ट्रेंड चेंज मिल चुका है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट्स, आई एम अ स्कैल्पर सो आई यूज 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, 15 मिनट्स, माई ट्रेंड एनालिसिस ऑन 1 आवर. सो जैसे आज मैंने सुबह ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी नीचे से, उसका मेरे को 3 मिनट में उसने अप ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया. आफ्टर इट ब्रोक 65-70 का जोन, 70 से 76 तक आया, मेरे को देखा ये तो क्लियर 1 मिनट 3 मिनट पे अप ट्रेंड चल रहा है, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो. वो इंडिकेटर मेरे को कॉन्स्टेंट 1-3 मिनट पे दिखा रहा है BOS. मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्रेड प्लान करनी है अपनी हायर लो पे बाइंग की. मेरा स्टॉप लॉस होता है मेरा प्रीवियस लो के नीचे, एंड आई टारगेट द प्रीवियस रेजिस्टेंस दैट इज देयर. बट बीच में अगर कोई और मिडवे रेजिस्टेंस लाइक अ POI है, मैं वहाँ पे आधी बुकिंग कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एंट्री करी 74 पे, 74 पे मेरा एक ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ. आज सुबह की एंट्री, सुबह 6:30 बजे की, 74-75 पे मैंने बाय करा. वहाँ से मैंने 80 पे अपनी आधी ट्रेड क्लोज कर दी. 40 मिनट्स की ट्रेड थी वो, और आधा मैंने TP रख दिया 85 का. दैट ऑल्सो गॉट अचीव बाय 8 o'clock in the morning. So every day I use this indicator, Smart Money Concepts by Lux Algo. Brilliant indicator. So Lux Algo has pretty good indicators overall also, but indicators are हमारी तरफ से indicators are advised for all the beginners and all the traders that are joining our community in the beginning to start off their journey, because indicator can only help you to identify the structure or the zone. It can't help you in the entry and the exit. So that a trader always needs to learn. But हाँ, zones वगैरह find करने के लिए Lux Algo के जो और भी काफ़ी सारे indicators हैं वो अच्छे हैं, मतलब free indicators हैं सारे, तो दे आर गुड. बट हाँ, हम लोग ज्यादा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम करते नहीं है. हम पर्सनली अपनी मैनुअल ट्रेडिंग पे ही ज्यादा फोकस्ड हैं. ये वही बात होगी जैसे हाथ को फंक्शन करने के 5 उंगली होती है, तो इंडिकेटर इज वन ऑफ देम. या हाँ सो ऐसे एक ट्रेड लेने के 4 कॉन्फ्रेंसेस में चौथा कॉन्फ्रेंस इंडिकेटर होता है. हाँ. तो आजकल जैसे गोल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. सो गोल्ड के चार्ट में ऐसा कौन सा सेटअप है जो लाइक हिस्टोरिकली चलता आ रहा है कि लाइक कभी इस जोन पे जैसे डबल बॉटम बन गया तो ये चलेगा, या कौन सा ऐसा पैटर्न है या कौन सा ऐसा एक लाइक चार्ट का वो बना है फॉर्मेशन कि वो वर्क करता ही करता है ऐसा? मैं पर्सनली गोल्ड सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ. सो डज वंशिका का चार्ट पैटर्न बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो गोल्ड पे रैली पे भी बनता है और डाउन ट्रेंड में भी बनता है. अभी भी लास्ट वीक जब सेलिंग आई गोल्ड में, उसमें बेरिश फ्लैग बना हुआ था. जब 3300 से 4300 गया, उसे कांस्टेंट मेरे को 5 मिनट 15 मिनट में बुलिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बुलिश फ्लैग ही दी है. सो बुलिश फ्लैग इज वन पैटर्न विच ऑलवेज वर्क्स. सो डज फिबोनाची. बट इन एन अप ट्रेंडिंग मार्केट विच इज सो हाइपरली अप ट्रेंड, फिबोनाची के मैक्सिमम वो गोल्डन जोन तक आता है. वो गोल्डन जोन से नीचे नहीं जाता बिकॉज ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि डिमांड डबल आ रही है, सप्लाई उसकी हाफ आ रही है. सो आई ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक्स स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि कैंडल स्टिक क्या बन रही है मेरे फिब के जोन पे. साथ में अगर उधर कोई FVG है, मैं FVG पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ बिकॉज जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो डिमांड की OB से सप्लाई की OB तक नहीं जा पाती है, वो बीच में से ही उठ जाती है और बीच में FVG होती है. सो FVG प्लस कैंडल स्टिक प्लस फिब जोन प्लस लुकिंग फॉर सम इंडिकेटर साथ में कि अच्छा हाँ यहाँ पे 1 मिनट 3 मिनट उसने मेरे को अप ट्रेंड का चोच दे दिया तो कंफर्म हो गया. 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल स्टिक बनी, बट 1 मिनट पे मेरे को चोच मिल गया. उस चोच के रीटेस्ट पे ही लो के नीचे SL ट्रेड बाय का. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम दोनों ही यूज़ करते हैं टू प्लान द ट्रेड्स, एंड जो हमने सालों से देखे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, अगर ये 3-4 चीज़ें साथ में फॉर्म हो रही हैं तो ट्रेड सक्सेसफुल होगा ही. तो ईशान ने वैसे कुछ मेंशन कर दिए ऑलरेडी, बट उसके अलावा जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज मैं बिगर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करती हूँ एंड उसमें मार्केट रीटेस्ट करने आती है. सो मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी है कि 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम्स पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं, मार्केट उनसे ही हमें मूवमेंट देती है. जैसे अभी भी करेंटली गोल्ड पे मार्केट एक 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक पे ही है एंड वहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है. सो वी हैव ऑलरेडी हैव डुअल कॉन्फ्लुएंस ऑन द डेली चार्ट फॉर द
अगेन अप Uptrend ट्रेंड to कमिंग continue. एंड एक डबल बॉटम डबल टॉप्स है, मतलब इट इज कंबाइंड विद द ऑर्डर ब्लॉक कि जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्म हो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है ओवरऑल. सो ये एक चीज़ है एंड फिबोनाची उसके साथ मैं भी इंक्लूड करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में. तो ये चीज़ हमने हमेशा मतलब 4-5 साल से हम लोग यही स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड कर रहे हैं. जब लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी सुना भी नहीं था, हम जब से इन चीज़ों पे इवन फिबोनाची पीपल डिडंट नो 2 इयर्स पहले तक ना किसी को ओबी पता था, एफवीजी पता था, फिब पता था. हम लोग यही सेम सेटअप कम से कम 4 से 5 साल से यूज़ करते आ रहे हैं. पिछले 2 साल में हमने लिक्विडिटी बहुत ऑब्जर्व करी लिक्विडिटी है. हैज़ बिन न्यू बट Liquidity has been अदर new for थिंग्स everyone. या ये कॉन्सेप्ट अभी आया है. And since ICT के Michael is the inventor for ICT, so he actually started with the concept of liquidity. Now liquidity in my simple language is कि वो विक बना के जाता है. जब वो विक बना के चला गया, मैं उसको एक पिन बार कैंडल की तरह भी तो यार हैमर की तरह भी तो देखता हूँ कि जब मेरे को नीचे से लंबी विक आ रही है मतलब बाइंग प्रेशर है, जब मेरे को ऊपर से लंबी विक आ रही है मतलब सेलिंग प्रेशर है. सो लिक्विडिटी एक बहुत ही बड़ा हवा भी क्रिएटेड है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये है, ये वो है. ट्रैप जोन है. एग्जैक्टली. तो है तो इवेंचुअली कैंडलस्टिक पैटर्न ही. Yes. कैंडलस्टिक पैटर्न समझ जाओगे तो सब समझ आ जाएगा. एंड लिक्विडिटी इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप सारी चीज़ें ढंग से पढ़ो ट्रेडिंग की स्टेप बाय स्टेप, तो लिक्विडिटी इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट्स. एंड देर आर ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी. तो उसमें एक सेशन लिक्विडिटी भी होती है जो मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ करती हूँ. सेशंस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें, बाकी कॉन्फ्लुएंसेस उसमें लगा के एक प्रॉपर सेटअप फॉर्म हो जाता है. सो जैसे गोल्ड टू ट्रेड हर कोई करता है, तो आपके आपने कभी एक डिस्कवर किया होगा कोई ऐसा पेयर जो कि गोल्ड तो लोग ट्रेड करते हैं, बट ऐसा कोई बेस्ट पेयर जो लोगों को ट्रेड करना चाहिए, वो एक अंडरडॉग हो कि यार ये तो ट्रेड करना USD चाहिए. JPY. ओके. बिकॉज USD JPY काफी क्लीन मूव देता है और गोल्ड के ऑपोजिट चलता है. मेरे हिसाब से मतलब मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा गोल्ड में ही स्पेशलाइजेशन है, बट उसके अलावा अगर आप बोलो तो सिल्वर इज समथिंग दैट वी सी बिकॉज दोनों सिल्वर एंड correlated है. गोल्ड मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो हमारे लिए तो वही सेटअप गोल्ड पे भी बन रहा है, वही सेटअप सिल्वर पे भी बन रहा है. एंड सिल्वर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मार्जिन्स एंड लॉट साइजिंग यू नीड फॉर सिल्वर. बट सिल्वर इज समथिंग दैट पीपल शुड ट्रेड इन एज वेल. अगर गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सिल्वर में भी कर सकते हो बड़ी इजीली, क्योंकि सेटअप बिल्कुल सेम फॉर्म होता है. सो जैसे अभी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आजकल आता है लेवरेज, कि Correct. लेवरेज कैसे यूज़ करना है, क्योंकि डिपेंड पूरा रिस्क मैनेजमेंट पे लेवरेज करता है एक तरह से. तो क्या बेस्ट वे होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपका ट्रेड मान लो 1:3 है या 1:4 है, तो आपको ये इतना लेवरेज यूज़ करना चाहिए? Leverage is not the problem. Your lot size is the problem. Leverage is giving me the opportunity to buy a bigger lot. Leverage है क्या? उधार का पैसा. वो उधार का पैसा मेरे को ये चांस दे रहा है कि मैं एक लॉट की जगह 100 ले सकता हूँ $10 लाख के कैपिटल पे. करेक्ट. अब मेरे को 100 लॉट नहीं लेने, मेरे को लेने फिर भी 2.5 लॉट ही है या 2 लॉट है या 1 लॉट ही है. वो रिस्क मैनेजमेंट पे वापस आ रहती है. सो लेवरेज का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. मैं लेवरेज 1:100 यूज़ करूँ, 1:200 यूज़ करूँ, 1:500 यूज़ करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो लेवरेज मेरे को बस मेरे कैपिटल पे ज़्यादा बड़ा लॉट लेने को दे रहा है मेरे को, लेकिन वो लेना नहीं है. मेरे को लॉट साइज अपना रिस्क मैनेजमेंट से ही फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर $1000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये रिस्क मैनेजमेंट मानता हूँ कि मैं उस पर $25 लूज कर सकता हूँ दिन का और $50 से $60 कमा सकता हूँ. तो मोटा मोटी 2.5% रिस्क कर रहा हूँ लाइव अकाउंट पे, 5% से 6% की रिटर्न के लिए. 2.5% में कैसे रिस्क करूँ? मैं 0.05 का लॉट लूँगा जिसमें मैं 50 पे प्रेस कर सकता हूँ, या मैं 0.03 का लॉट लूँगा जिसमें मैं मोटा मोटी 70 से 80 पे प्रेस कर सकता हूँ. सो इवेंचुअली बात सारी लॉट साइज की आ जाती है. लेवरेज ज़्यादा हो या कम कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेवरेज से एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो एक नॉर्मल जो जेन्युइनली ट्रेडिंग कर रहा है उसको जैसे मेरे किसी भी अकाउंट में मुझे लेवरेज से कोई ना एडवांटेज है और ना कोई डिसएडवांटेज है, तो मेरे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है एज सच. वो यूजुअली लेवरेज का तब यूज़ आता है जब आप अपना फुल अकाउंट रिस्क कर रहे हो. जैसे मैंने $1000 अगर डाले हैं और कोई न्यूज़ आ रही है या मैं फुल अकाउंट को रिस्क करना चाहती हूँ, तब मेरे को लेवरेज का यूसेज है कि भाई वो पूरा $1000 में मुझे ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है ट्रेड करने के लिए. बट अगर मैं नॉर्मली अपना अकाउंट चला रही हूँ विदाउट रिस्किंग दी होल अकाउंट विद नॉर्मल रिस्क पर डे, तो मेरे को लेवरेज का कोई भी यूज़ नहीं है. तो लेवरेज का एडवांटेज इज ओनली इन सच
सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे आप अपना फुल अकाउंट रिस्क कर रहे हो इन सर्टन ट्रेड्स. जैसे एक चीज़ मेरे दिमाग में भी ये आती है, जब से क्रिप्टो मार्केट का ट्रेंड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, लेट्स से 2-3 साल पहले या तो 2 साल पहले. 2022 से शुरू हुआ, 21-22 यस, से. हाँ. और उससे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग चलता ही आ रहा था. तो जब से क्रिप्टो ट्रेडिंग ट्रेंड पे आया और क्रिप्टो ट्रेडर्स ज़्यादा, मतलब फॉरेक्स ट्रेडर से भी शिफ्ट हुए होंगे क्रिप्टो पे, तो क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेक्स में भी इम्पैक्ट आया था इस चीज़ का, जैसे इंडियन मार्केट में आया? नहीं, सी फॉरेक्स इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट. क्रिप्टो में टोटल मार्केट कैप इज लेस देन $4 trillion टुडे. फॉरेक्स में डेली 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज हम करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की. आपको पता है टोटल वर्ल्ड में पैसा कितना है? कितने ट्रिलियन होंगे या पता नहीं. $810 ट्रिलियन थे 2021 के हिसाब से. अब तो वो नंबर उससे भी ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी करेंसी प्रिंट करी हुई है. Forex market is there's so much volume over there, so that is why there's so much earning potential, because volume is what creates movement, and as a trader I have to capture that movement. So crypto market is more volatile, but it is also higher risk, higher reward. यस. यहाँ पे lower risk but good reward. That is what I consider forex and crypto का difference. बेसिकली फॉरेक्स मार्केट को कोई मार्केट और हिला नहीं सकती. Correct. कोई और मार्केट फॉरेक्स मार्केट के उस टक्कर में नहीं है, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स दैट वी आर ट्रेडिंग इन. एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो फॉरेक्स मार्केट इज बेटर देन क्रिप्टो, बिकॉज क्रिप्टो इज मोर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स. मतलब टेक्निकल भी उसमें वर्क ज़रूर करता है, बट हाँ मतलब अगर आप फुल्ली, जैसे मैं फुल्ली टेक्निकल बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मुझे इसलिए फॉरेक्स में इंट्राडे में ट्रेड्स निकालने में एंड प्रॉफिट्स कमाने में दिक्कत नहीं आती. तो जैसे आपने अभी टेक्निकल्स की बात करी एंड फंडामेंटल्स की, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक तरफ फंडामेंटल्स ले लो और एक तरफ टेक्निकल्स ले लो, फंडामेंटल्स के साथ आप मार्केट सेंटिमेंट भी रख लो. कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हर बारी ओवर पावर करेगी एक को? Technicals will always overpower everything, because see, मेरे को न्यूज़ मैं देखता हूँ कि न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ विल गिव मी दैट फंडामेंटल पर्सपेक्टिव. करेक्ट. मार्केट सेंटिमेंट इज कि गोल्ड इज इवेंचुअली बुलिश. करेक्ट. बट टेक्निकली मेरे को चार्ट वो पहले ही दिखा चुका है. चार्ट मेरे को ऑलरेडी वो पैटर्न बना चुका है. अब अगर मैं अभी गोल्ड का चार्ट खोलूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के खड़ा हुआ है 1 आवर पे, और उसी का ब्रेकआउट देके बुलिश फ्लैग बना के खड़ा हुआ है. अभी नेक्स्ट वीक 4130 पे होगा गोल्ड. अभी 4020 के आसपास चल रहा था जब मैं आया था. हाँ, चला- मतलब 1 आवर और इस पे तो 4020 आ गया था? 4020 आ गया था. एक ट्रेड 2 दिन से खुली हुई है मेरी चलाते 4020 के टारगेट से. 4020 आ गया. हाँ, 3932 पे एंट्री किया था जब वहां पे डबल बॉटम बना परसों था. ट्यूसडे को जब क्रैश आया था, हाँ हाँ. मैंने भी वहाँ पे एंट्री की थी 3936 पे, बट मैंने उसको 60 पे काट दिया था, बिकॉज उस टाइम वो लोअर हाई बन रहा था. तो मैं भी स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मेरा एक हाँ एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश कैंडल बनी रखी थी ऑर्डर ब्लॉक पे, तो मैं भी सेम ही वेट कर रही थी कि जब भी बिगर टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है तो वो आधी कैंडल तक तो आता ही है रिट्रेसमेंट देने, एंड उसको फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जाके उस पर ट्रेड तो कर ही सकते हो. तो मेरा भी सेम ही है, बिकॉज फंडामेंटली जो भी मार्केट में होता है वो टेक्निकली मार्केट वही सेम चीज़ आपको दिखा देती है कहीं ना कहीं. तो टेक्निकल्स के बेसिस पे भी, अगर आप सोनली टेक्निकल के बेसिस पे भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल बन सकते हो. ऑफ कोर्स फंडामेंटल आपको ओवरऑल नॉलेज जरूर होनी चाहिए, बट यू डोंट नीड टू डू न्यूज ट्रेडिंग ऑल द टाइम टू बी प्रॉफिटेबल. यू कैन ओनली फोकस ऑन नॉर्मल ट्रेडिंग विद द टेक्निकल्स. तो जैसे आप लोगों ने बाइडेन के टाइम पे भी मार्केट देखा होगा और ट्रम्प के टाइम पे भी देखा मार्केट, तो किस टाइम पे मार्केट में एज अ ट्रेडर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थी और अच्छा चल रहा था मार्केट? बाइडेन के टाइम पे मार्केट क्लीन चल रही थी. डेफिनेटली. जब से ट्रम्प आया है मार्केट्स हैव गॉन berserk. हाँ. मार्केट्स कुछ भी कर रही है. आप सोचो, पहले हम एक्सपेक्ट करते कि न्यूयॉर्क में 100-150 पिप का मूव आ जाए, बहुत है. अब तो रैंडम एक ट्यूसडे पे दोपहर को 300 पिप का फॉल आ रहा था. कुछ भी हो रहा है. जब से ट्रम्प आए हैं मार्केट्स आर गोइंग क्रेजी डेली. अब इसका मेन रीज़न इसलिए है कि इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट करा है पिछले 3 साल में, और जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट करोगे उतना पैसा खपेगा भी तो अलग अलग एसेट्स में. एंड ट्रम्प इज प्रो क्रिप्टो, ही इज हाईली प्रो क्रिप्टो, विच इज़ वाई आफ्टर ही केम
that when he was announced the president 2024 की बात है, उस टाइम BTC 50,000 से 70,000 का रैली दिया, हाँ ठीक है. अब उसी की स्पैन में जब से प्रेसिडेंट बना है ऑल टाइम हाई मार चुका है. अब as people don't know about the 3+1 cycle, now it will come down. But eventually जब ट्रम्प जाएगा ना, when Trump ends his presidency, the entire market will crash. All markets will crash because that will create a financial meltdown worse than what happened in 2008. एक्चुअली ट्रम्प ने मार्केट की पूरी ऐसी तैसी कर बहुत रखी ज़्यादा. है. मतलब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हमने कभी नहीं कभी देखा नहीं अपनी देखा. पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर. एंड दिस इज जस्ट ऑनेस्टली दिस इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ His हिम his and his circle. हाँ एसेट्स एंड मतलब उनके लिए है ये जो चीज़ हो रही है. जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इस सब चीज़ों में पिस रहे हैं बिकॉज जो टेक्निकल्स हैं या जो एक्सपेक्टेड मूव्स हैं वो आ नहीं रहे. जो जोन्स हम मार्क कर रहे हैं मार्केट वहाँ तक रिट्रेस नहीं कर रही. मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती जा रही है. फोमो में लोग ऑल टाइम हाई पे एंटर कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई आते ही क्रैश हो रहा है. तो देयर इज नो पीछे के कोई लॉजिक्स नहीं है एक्चुअली इन सब मूव्स के. एंड जो इलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं इनकी वजह से कभी ना कभी तो वो चीज़ खत्म होगी एंड मार्केट स्टेबलाइज जब होगी तो वहां पे बहुत लोग जो है वाइप आउट हो जाएंगे. तो मतलब बहुत लोगों को यहाँ से बहुत गलत तरीके से इफेक्ट होगा. बेसिकली एक साइकोलॉजी बहुत गलत सेट कर रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट दिन में 500 पे मूव कर रही है तो हम बंदा एक्सपेक्ट ही करेगा ना कि मैं कम से कम 300 तो लेके निकलूंगा. वो एक साइकोलॉजी सेटिंग गलत होगी ना मेरे दिमाग में फिर कि यार मैं इतना ज़्यादा मूव देख रहा हूँ, मेरे को इतना तो चाहिए. एंड स्पेशली जो लोग अभी मार्केट में आ रहे हैं जिन्होंने पहले का नहीं देखा. जैसे हमें तो पता है कि भाई हमें इतना ही एक्सपेक्ट करना है चाहे अभी ट्रम्प आ गया हो, कोई भी आ बात गया हो. नहीं. हमें पता है कि एक डे का इतना ही मूवमेंट आता है. बट जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी इस एक साल में जिसने भी स्टार्ट करा है उन्होंने बहुत ही गलत टाइप के मूव्स देखे हैं. तो उनका भी काइंड ऑफ उनका विश्वास खत्म हो जाएगा मार्केट से, राइट. जो एक्चुअली सच है. क्योंकि जब जितने नए लोग आ रहे हैं एग्जैक्टली जितने नए लोग आ रहे हैं उनको सबको ये दिख रहा है कि आज मार्केट ने, जैसे सुबह का एग्जांपल है 60 पे गई, आज 60 से 40-20 आ गई. कितनी देर हुई? 12 घंटे भी नहीं है. 600 पिप का मूव, $60 का मूव दे गई ना. और ये एक आम दिन है. यस सबसे बड़ी बात है थर्सडे का दिन है. जैसे इस वीक हम लोगों ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 पिप्स कैप्चर करे हमारी कम्युनिटी ने. तो उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि आपने इतने कम पिप्स कैप्चर करे हैं, जबकि दिस इज नॉट कम. अगर आप एक लॉट लो तो आपका 3 से 4 हज़ार डॉलर होता है पूरे वीक का. तो इट इज़ नॉट कम एट ऑल. इट इज़ वेरी मच मतलब वेरी गुड कि आपने पूरे वीक में 300 से मतलब हमारा टारगेट ही होता है कि हम 300 से 600 पिप पर वीक कैप्चर करें. बट आजकल बिकॉज डेली 500 पिप की मूवमेंट आ रही है तो लोगों को लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही कम पिप्स कैप्चर हो रहे हैं. पर इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स, सारे मूवमेंट्स कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता. यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेटअप कि भाई मैं एक दिन में इतना ही कमा सकता हूं. मैं सारे मूव्स और सारे मोमेंटम्स को कैप्चर नहीं कर सकता. जो साइकोलॉजी लोगों की बहुत गलत सेट हो रही है कि भाई मैं तो पूरा 500 पिप का मूवमेंट कैप्चर करना चाहता हूं आज के आज ही, विच इज नॉट पॉसिबल. सी नाउ आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दैट. वो कैप्चर करना पॉसिबल है नहीं बट वो सारे मूव्स वो सारे नहीं हो सकते. डेली अगर डेली 500 वो पे सारे नहीं हो करना चाहो सकते. तो वो नहीं है पॉसिबल. यू पर्सनली कैन ओनली टेक अ वन साइडेड डायरेक्शन, या तो बाय या तो सेल. एंड मार्केट जैसे वंशिका ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करती है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक ही चलता है. अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मेरा डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया, मैं वहाँ से ऊपर की सप्लाई तक का टारगेट करूँगा. बट वो एक दिन की ट्रेड नहीं होगी, वो कम से कम 2 से 4 हफ्तों की भी हो सकती है. क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक इतने बड़े हैं. अब जैसे डिमांड ऑर्डर ब्लॉक 39.20 39.40 पे था, ठीक है, वहाँ से प्राइस उठी, जहाँ से आपने ट्रेड लिया जहाँ से मैंने ट्रेड लिया, वो आ गई ना $100 ऊपर. बेशक 4 दिन बाद 3 से 4 दिन में आ गई $100 ऊपर. अब बात यह है कि बंदे को चाहिए क्विक रिजल्ट. प्रॉब्लम उनकी मेंटालिटी और साइकोलॉजी की है कि वो देख रहे हैं कि अगर एक एक दिन में 500 पे पा रही है, वो 500 पे में 200 पे ऊपर 300 पे नीचे भी तो जा रही है. यस अगर मैं एक लेवल से बैठा हूँ, मेरा टारगेट ऊपर का है, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा ना. वो बेशक एक दिन में जाए, 4 दिन में जाए, 2 हफ्ते में जाए. सो दैट साइकोलॉजी सेटिंग नीड्स टू बी सेट इन एवरीवन. जबकि अभी 3980 से वो वापस भी आ गया था 3960 तक. फिर वो उसके वही बाद था yes. बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन रही है उसी का ही 50% रिकरेक्शन रिट्रेस करा था करना होता है. तो वही रिट्रेसमेंट था दैट वी वर एक्सपेक्टिंग. एंड उसी के हिसाब से हम लोगों ने पोजीशंस खोली थी ऑन 3965 के अराउंड.
सो और जैसे अभी ट्रम्प की बात कर ही रहे थे, तो आपको क्या लगता है ये जो कितने ट्रिलियन का लोन है उनकी कंट्री पे, ये चुका के जाएगा क्रिप्टो से? नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। सी, द टोटल एसेट्स दैट यूएस गवर्नमेंट करंटली हैज इन बिटकॉइन, दैट्स नोवेयर इवन 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में नहीं है। यू नो व्हाट ही विल डू एक्चुअली? The US balance sheet has almost 8,200 ounces, tons of gold. So 8,200 metric tons of gold is what the US balance sheet has in its reserve. Fort Knox उनकी reserve है जहाँ पे gold उन्हें रखा हुआ है. But that has been valued as per 1972, 1973. But that time gold का value was $42 per ounce. Now when you revalue it to present day value, that is over $1.1 trillion worth of gold which he has. So what I think is that the US government will now come up with gold back receipts instead of US treasury bonds, because it is in a lockdown, it is in a shutdown currently. US government has been in a shutdown since 6th of October. वो shutdown अभी तक खत्म नहीं हुआ है. All non-essential services are shut down in the US, because of which there are no proper analysis or news is coming out, which is why gold is also going up, dollar is going down. Now coming back to gold backed receipts, अब तक क्या था कि most countries of the world they keep US treasury bonds as a reserve, but in the past 2 years, 3 years, most countries central banks have higher gold in their reserves than they have in US treasury bonds, which is making their belief in gold more than the US dollar. Also same time पे BRICS is also coming into play. BRICS countries are a total coalition of 11 countries as of now, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इनिशियल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे. 2008 में बनी थी, 2009 में इनकॉर्पोरेट होकर लॉन्च हुई थी ब्रिक्स. ठीक है, उनका टोटल गोल्ड रिजर्व है 6800 टन्स के आसपास. दे स्टिल हैव अनदर 1400 टन्स टू कैच अप टू ओवर पावर यूएस. अब एक बात बताऊं, बिटकॉइन कब लॉन्च हुआ था? 2009 या 2 Jan 2009 को. Same year BRICS was formed. Why do you think both of these things were formed in the same year? Because 2008 में हुआ था मेजर इकोनॉमिक कोलैप्स. इस चीज़ ने, ये दोनों चीज़ें एक ही साल में इनकॉर्पोरेट इसलिए हुई हैं बिकॉज उनका यूएस के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, यूएस डॉलर के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया. क्योंकि डॉलर तो वो इन्फिनिटली प्रिंट कर सकते हैं, मनी प्रिंटिंग मशीन है सर. आपको जितना डॉलर छापना है छापो. एंड जितना डेट बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, उस हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स. अब अगर मैं बात करूँ 2020 से लेकर 2024 तक डेट बढ़ा था ऑलमोस्ट $17 ट्रिलियन के आसपास, सॉरी $15 ट्रिलियन के आसपास. बट गोल्ड प्राइस तब भी $2,000 नहीं टापा था. डेट 70% से बढ़ गया. जहाँ पे पहले 20-22 ट्रिलियन था वो 37 ट्रिलियन पहुँच गया. 70% बढ़ा, गोल्ड प्राइस 70% बढ़ गया, तो क्या प्रॉब्लम है? 2000 से आज 4000, 100% ही हो गया ना पूरा. सो व्हाट इज रॉन्ग विद गोल्ड गोइंग अप व्हेन डेट इज गोइंग अप फॉर द यूएस? एंड गोल्ड का मार्केट क्या है? $30 ट्रिलियन. टोटल वर्ल्ड में पैसा $800 ट्रिलियन से ज़्यादा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सो मच मनी, गोल्ड इज नथिंग राइट नाउ. गोल्ड स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो. सो इज बिटकॉइन. आज बिटकॉइन $1 लाख का देख रहे हो, जब 50, 60, 70 हज़ार का आएगा ना, खरीद लेना अगले साल. डेफिनेटली खरीद लेना. 3 साल बाद, एग्जैक्टली 1064 डेज बाद अपने वो ऑल टाइम हाई पे होगा, सारा बेच देना. ये एक साइकिल है. जिसको समझ आ गई वो कमा के निकल जाएगा. जिसको नहीं समझ आती वो वही बैठा रहेगा ग्रीड के चक्कर में कि अब और ऊपर जाएगा, अब और ऊपर जाएगा. लाइक आई टोल्ड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिस पास्ट मंथ अक्टूबर में कि भाई अपना कैश आउट कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होल्ड करने का. मार लिया इसने ऑल टाइम हाई. सब एक्सपेक्ट करते हैं 1 लाख तो आया है, या 1.5 लाख दिखाएगा, 2 लाख दिखाएगा, 160, 170 दिखाएगा. मतलब नहीं दिखाएगा. वो एक साइकिल है, कंप्लीट हो गई. नाउ व्हेन दे सीइंग इट ड्रॉप टू 1 लाख इज व्हेन दे आर कमिंग टू मी कि भाई तेरी बात तो सही निकली. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस. एंड जो ये जो टैरिफ चल रहा है, इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं? बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. गोल्ड तभी बढ़ रहा है, गोल्ड पे तो डॉलर तभी डिवैल्यू हो रहा है. यूएसडी पेयर्स, जितने भी They're all यूएसडी के weakening. पेयर्स हैं वो सब पे इम्पैक्ट आ रहा है. जिनमें जितने भी हमारे करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड है, बिटकॉइन है, जिसके अंदर भी यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट है, उन सब में नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, डिपेंडिंग कि वो यूएस डॉलर के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है. बट हाँ, बहुत मेजर इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का.
एंड एक इससे अगर हम इतने बड़े नेम्स की बात कर रहे हैं तो एक नेम मेरे दिमाग में हमेशा आता है जो पोवेल है। वो स्पीच पे जब भी आते हैं तो अगर वो ऐसा मैंने सुना है कि अगर वो गुड आफ्टरनून बोलते हैं मार्केट गिर जाती है, उड़ जाती है। और हेलो एवरीवन बोलते हैं तो उठ जाती है। तो इसके पीछे ही क्या कहानी है? एक्चुअली न्यूज तो 11:30 की होती है एग्जैक्टली। FOMC FOMC उस टाइम पे पावल आके बोलता है, बट ऑलरेडी जो टेक्निकल move इम्पैक्ट होता है। वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है पहले से ही, मतलब वो पहले से ही दिखना हमें शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ट्रेड उसके हिसाब से लिया जा सकता है बड़ी इजीली। एंड हम तो जैसे प्रेफर भी नहीं करते कि हम न्यूज, मतलब ऑफ कोर्स वी लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, बट वी डोंट मेक आवर जजमेंट ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू व्हाट पावल इज सेइंग, बिकॉज पावल की स्पीच अगर आप कभी सुनोगे तो इट इज इंडिकेटिंग बोथ साइड्स। वो हमेशा अपनी स्पीच में आपको कभी क्लियर व्यू नहीं बताएगा, वो हमेशा बाय और सेल ऐसे बताएगा, हॉकिश भी है डोविश भी है, कि दोनों इंसान कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ ही ना आए पोजीशन कौन सी लेनी है। बेसिक बात अगर मैं पावल की बात पे आऊँ तो फेड को अपने इंटरेस्ट रेट घटाने हैं। वो क्यों घटाने हैं? क्योंकि उनके पास जो अभी डेट है जो उनको पे ऑफ करना है, वो उनको रीफाइनेंस करना है लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नाउ जब लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब यही बात करते हैं, अगर लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है तो मतलब सिस्टम के अंदर डॉलर भी तो कम आएंगे ना। तो डॉलर इवेंचुअली इज डीवैल्यूइंग एंड all other assets in its correlation, be it positive or negative, will be revalued. So that is why whenever interest rates come down, eventually gold will go up. आज इस अगले महीने we are expecting another rate cut. एंड ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस साल इतने सारे रेट कट्स हुए हैं। पिछले साल अगर आप कंपेयर करो ये चीज, पिछले साल सिर्फ एक रेट कट हुआ है। आया था। तो कंपैरेटिवली आपको खुद ही दिख रहा है कि तभी इतनी इकोनॉमी रैली में आई है। कितना क्रैश आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स गेटिंग कट ईच एंड एवरी FOMC न्यूज। पहले क्या होता था, FOMC न्यूज आ रही है, रेट कट नहीं हो रहे, 10 बार में से एक बार में रेट कट हो रहे हैं। इस साल हर बारी जब FOMC आ रही है तब रेट कट हुए हैं। एंड अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं तो गोल्ड ने 2000 का बैरियर तोड़ा था फरवरी में। फरवरी से लेकर दिसंबर तक $2700-2800 तक गया था। इस साल में वो उसको 50% अचीव कर चुका है, और $2700-2800 का 50% होता है $1400। अभी $4400 का हाई मार के आया है, क्योंकि इस साल इतने रेट कट्स आए हैं, विच इज़ वॉट वंशक एक्सप्लेन। ये लोगों को नहीं पता बातें, ये सब फंडामेंटल है। सो आप जब ट्रेड करते हो तो आप लोग लाइक दोनों साथ में ट्रेड करते हो या अलग अलग? हम अपने अलग अलग व्यूज़ बनाते हैं, अलग अलग एंट्रीज, क्योंकि वो स्विंग ट्रेडर है। वो 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडलस्टिक के बाद एंट्री लेती है। मैं 1 मिनट 3 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही अपना एंट्री बना लेता हूँ। मतलब वी आर व्यू इज View द is सेम same. ऑफ द मार्केट, बट द एंट्री एग्जिट एंड ट्रेड इज स्टॉप लॉस टेक डिफरेंट। प्रॉफिट इज डिफरेंट। हाँ। मेजरली अ लॉट ऑफ टाइम्स जब उसकी जहाँ पे एंट्री रीटेस्ट में बन रही होती है, वो मेरा फर्स्ट टीपी होता है। जैसे बेसिकली ईशान, बिकॉज ईशान डज स्कैल्पिंग, तो छोटे छोटे जहाँ पे ट्रेड्स कैप्चर कर रहे हैं, तो इसके जैसे छोटे छोटे, मान लो मार्केट इज एन अप ट्रेंड एंड जो छोटा सा बीच में रिट्रेसमेंट आ रहा है, ईशान कैन कैप्चर दैट ऑल्सो, बिकॉज स्कैल्पिंग में अगर कोई सेटअप बनता है तो रिट्रेसमेंट का सेटअप भी कैप्चर किया जा सकता है। इंट्रा डे के अंदर हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि रिकरेक्शन पे एंटर करें, तो जहाँ पे ईशान अपनी सेलिंग की छोटी सी स्कैल्प बना रहा है, वहां से जब उसकी सेलिंग खत्म हो रही है, वहां से मेरी बाइंग शुरू हो रही है फॉर द मेजर पोजीशन। ये वहां से भी बाइंग ले रहे हैं। मैं ये चीज़ रेकमेंड नहीं करता, लेकिन गोइंग अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड। डेफिनेटली नॉट, बट मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पे सेटअप फॉर्म होता है, एक स्कैल्पर बहुत सारी ट्रेड्स एक दिन में ले पाता है, बिकॉज उसका छोटे छोटे मूव्स होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर के एक ही ट्रेड फॉर्म होता है एक दिन में, मतलब मेरा कभी कभी तो एक दिन में कोई भी ट्रेड फॉर्म नहीं होता। तो वो डिफरेंस है, इसीलिए साथ में बैठ के वी डोंट ट्रेड, बट वी ऑलवेज डिस्कस द व्यू। We have a group of our other ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है, community जिसपे हम अपना व्यू डालते तो हैं। जैसे उसमें भी ईशान, कभी कभी ईशान अपना व्यू दे देता है, कभी मैं अपना व्यू दे देती हूँ। कुछ लोगों को, जैसे हमारे ऑफिस में मल्टीपल पीपल आर देयर ऑन डेली बेसिस, सो सम पीपल ईशान हैंडल्स अपने व्यूज, अपनी लाइव ट्रेडिंग, ये कुछ लोगों को करवाता है, क्योंकि वो कुछ लोगों लोग को मेरे मैं करवाती हूँ। आइडियोलॉजी को मैच करते हैं, वही। कुछ लोग इसके आइडियोलॉजी को मैच मतलब करते हैं, कुछ दैट लोग डिपेंड्स स्कैल्पर है, कि कुछ लोग स्विंग ट्रेडर है। सामने वाला किस टाइप का ट्रेडर है, वो उसी इंसान के साथ जाके बैठ के उसके साथ ट्रेडिंग करता है। डिस्क्लेमर, कभी भी मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। हाँ, बी इट अ स्कैल्पर, बी इट अ स्विंग ट्रेडर, मेजर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। डेफिनेटली, ये तो बेसिक एक चीज, ये बेसिक चीज है, लिखवा लो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यस।
सो जैसे आप लोगों की जर्नी कैसी रही है, मतलब जब स्टार्ट किया था और आज देखते हो तो कैसा, मतलब क्या अप एंड डाउन्स आए या बहुत स्मूथ रही? बहुत अप एंड डाउन है बॉस, है ये अप एंड डाउन, जैसे एक हार्ट बीट होती है ना, ऊपर नीचे, ऑनेस्टली वैसी चली है लाइफ। बट बहुत इनिशियली ये समझ आया कि अगर अभी टाइम दे दिया तो लाइफ में बाद में सोचने को नहीं ज़्यादा पड़ेगा। अब वो बाद वाली स्टेज पर हम आ चुके हैं, क्या सोचने को है नहीं, क्योंकि इनिशियली टाइम दे दिया। सो इट इज़ अबाउट अ फ्यू ईयर्स ऑफ हसल एंड स्ट्रगल एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। एक ट्रेडर को ना सबसे पहले अपने आप को समझना होता है कि उसकी क्या आदतें हैं, उसकी क्या गलतियां हैं। अब लेस इज मोर स्कैल्पिंग में भी, अगर मैं सुबह ट्रेड करके ख़त्म कर चुका हूँ अपना टारगेट, तो मेरे को पूरा दिन नहीं देखनी मार्केट, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा टारगेट अचीव्ड है। लेस इज मोर, ये चीज़ मेरे को बहुत मुश्किल से समझ आई है बाद में, क्योंकि पहले मैं भी स्कैल्पर के जैसे सुबह 100 पिप निकाल लिए, उसके बाद ओहो सेटअप मिल रहा है, अरे 40 पे प्रेस करते हैं, ओहो 40 चले गए। फिर शाम को देखते हैं, ओह शाम को 100 पिप का ट्रेड मिल रहा है, चलो 40 प्रेस करते हैं। 50 मिल रहे थे, 50 ही गाड़ी क्योंकि 100 चाहिए, अरे 40 का 100 प्लस हिट हो गया वापस। एंड में दिन का क्या हुआ, 20 पिप। वहाँ सुबह मेरे पहले ही 100 पिप निकाल लिए मैंने, मैं वहीं पे खुशी खुशी दिन खत्म कर सकता था ना। सब चीज सामने है और और बहुत बेसिक बहुत है। बेसिक है, लोग नहीं एक्चुअली समझते। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बाकी प्रोफेशन से कंपेयर करो तो आफ्टर गिविंग द सर्टेन नंबर ऑफ टाइम टू ट्रेडिंग आप बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो, Yes. जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने अपने आप को उस चीज़ में बांध के रखा कि भाई हमें करनी ही है ट्रेडिंग एंड हम इसी पे ही फोकस्ड रहेंगे। बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर मेरे पास अभी लाइफ में मैं वापस जीरो पे भी आ जाती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होता, कुछ भी किसी भी ऐसी सर्कमस्टांस की वजह से मैं अगर जीरो पे भी आ जाती हूँ तो भी मैं अपने आप को वापस बिल्ड कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने एक स्किल डेवलप करी है जो मेरे को किसी भी सिचुएशन में पैसे कमाने देगी। अगर मेरे पास अभी सिर्फ $1000 भी बच जाते हैं तो भी मैं बड़े आराम से उसको ग्रो करके अपने आप को सस्टेन कर सकती हूँ, अपने मंथली के इतने एक्सपेंसेस कमा सकती हूँ। तो दैट इज अ थिंग जो मेरे को लगता है डिफरेंशिएट्स मी फ्रॉम अदर पीपल जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ है कि मैं आगे कैसे ग्रो करूंगा, या मेरा अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मैं कैसे फिर से अपने आप को रिवाइव करूंगा। एज अ ट्रेडर ये चीज़ करना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज हमने एक स्किल पे इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है कि हम अपने आप को रिवाइव भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, हम बहुत स्ट्रेस फ्री हैं। ऑफकोर्स और पैसे कमाने की इच्छा तो सबके अंदर होती है, वो हमारे गोल ज़रूर हैं, आगे भी बहुत चीज़ें अचीव करनी है, बट वी आर एट अ प्लेस वेयर वी आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट मनी एनी मोर। बट ये स्टेज अब जाके आई है जहाँ पे हमने मतलब इसने 10 साल, मैंने 7-8 साल देने के बाद, मतलब पिछले 2 साल से हमें ऐसा फील होता है कि वी आर कंटेंट एंड हम लोग लाइफ में काफ़ी चीज़ें खरीद भी सकते हैं। एंड हमने मतलब खरीदी है, हमने खरीदी हैं, मतलब हमने बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स शौक भी करी पूरे है। करे हैं। एंड वो चीज़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने अपने खुद के दिमाग से पैसा कमाया है। हमने कभी भी we have never tried to cheat anyone firstly. We have never tried to you know मेरी इनर कॉन्शियंस कभी किसी के अगेंस्ट कुछ बुरा करने देती ही नहीं है। एज अ मेंटोर मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। मैं चाहता हूँ अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो बाकी भी तो आसपास मेरे ग्रो करे ना। People see me wearing this, people see me driving this car, people see me having this watch, people see me going to these places, people see me travel, people see all this stuff about us. But then they don't see the struggle that we gave. वो जो 8-10 साल की हमने जर्नी लगाई है, लोग वो नहीं देखते। लोग ये देखते हैं अच्छा सर अभी घूम के आए हैं, सर फिर घूमने जा रहे हैं, सर अच्छा अभी ये लेके आए हैं, मैम अभी इस गाड़ी में घूम रही है, मैम अभी ये बैग लेके आई है, मैम कैसे तो ये बैग भी है, मैम कैसे ये भी है, मैम का वो भी है। वो दुनिया ना मटीरियलिज्म के आसपास बहुत घूमती है। बट मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस स्किल। अगर आपने स्किल को कैप्चर करके मास्टर कर लिया, पैसा का कोई लिमिट नहीं है। एंड पहले 1-2 साल में आपको सिर्फ स्ट्रगल ही होगा। पहले 1-2 साल में आपको सोसाइटी की तरफ से भी स्ट्रगल होगा, आपको अपने घर वालों से भी स्ट्रगल मिल Financial सकता struggle है, भी होगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होगा। वो सब चीज़ें आपको, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप वो 2-3 Withstand साल कर सकते हो। बेयर कर पाओ वो सब चीज़ें। वो हमने भी बेयर करी हैं, जहाँ पे वी हैव मेड, मतलब हमने ऐसे भी टाइम आया जहाँ पे हमने 5-5, 10-10 हज़ार रुपए ही कमाए हैं सिर्फ एक महीने के अंदर। एंड हमने उस टाइम पे स्ट्रगल करके वो चीज़ करी है मैं कंप्लीट। अपना ये एग्जांपल दूंगा। सो इन कोविड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली वांटेड मी टू शिप ऑफ टू कनाडा। कह रहे तू कनाडा जा, तू MBA करने वहाँ जा। मैं रो पिट के उनको बोला मैंने कि मेरे को नहीं जाना बाहर,
मैं यहाँ पे ट्रेडिंग को टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे अभी होता तो मैं ट्रेडर नहीं होता. I would be probably working over there doing after my MBA, which is exactly a 9 to 5, which I never wanted to do. एंड ये चीज़ हमेशा एक स्ट्रगल की होती है. पेरेंट्स कभी भी आपको ये चीज़ नहीं कहेंगे कि भाई आप सिर्फ ट्रेडिंग ही करो, बिकॉज एक इंडियन जो Mentality- सोसाइटी है, जो मेंटालिटी है वो यही कभी है, भी गैम्बलिंग encourage नहीं वाली. करती. बट हाँ मतलब अब वो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग है. अब सब थैंकफुल हैं कि ओ भाई अच्छा है तुमने ट्रेडिंग इतनी कर ली, तुमने इतना टाइम दे दिया ट्रेडिंग को. तो टाइम बदलता है, बट आपको उसके लिए हर एक प्रोफेशन में मेहनत लगती है, जो ट्रेडिंग में भी लगती है. लोग को ये समझ नहीं आता, लोग ये सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग बहुत इजी मनी है, बट ये नहीं पता कि सेम एफर्ट और उससे ज़्यादा ही मेहनत और टाइम लगता होगा. डबल ही लगता है. First you learn, then you earn. ये तो definitely. बहुत ही सिंपल कहावत है. मतलब मेरे हिसाब से तो जितना डिफिकल्ट IIT और IIM और ये सब क्रैक करना है, उतना ही डिफिकल्ट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर बनना. बनना, सही बात है. तो जैसे आपकी जर्नी थी, आप लोग काफ़ी टाइम से साथ थे, तो आपको कैसे इन्होंने हेल्प किया जर्नी पे, और आपने कैसे इनको हेल्प किया जर्नी में? तो मैंने वंशिका के साथ एक चीज़ देखा कि ये बहुत डिलीजेंट है चीज़ों को लेकर. ये मेरे को एक पुश देती है. मैं लेथार्जिक लेड बैक एटीट्यूड वाला आदमी हूँ. तो मेरे को जब मैं चलो चीज़ में एक बायस बना के सोच के बैठा हूँ, बट जब मेरी एग्जीक्यूशन वहाँ लैक कर रही है, वहाँ इसने मेरे को पुश दिया. बट अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा क्या होता है कि वो पुश के साथ साथ वो एक क्लैश भी आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ताल मिले. वो जब नहीं मिलती तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफिकेशन और रीजनिंग देते हैं कि यार तू ये ऐसे सोच रहा है, तू बाय देख रहा है, मैं सेल देख रही हूँ. So in a way, she gives me her reasoning, I give her my reasoning. Then we both agree on a common consensus कि हाँ इसमें ज़्यादा दम लग रहा है, या मेरे में ज़्यादा दम लग रहा है, मेरी बात that is in trading also, and even in otherwise, even if In we life see our also. life, community, everything, मतलब we are aligned in everything, and हमारी मतलब हर चीज़ में एक डिस्कशन ज़रूर होती है. कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले हमारा साथ में Relationships. डिस्कशन ज़रूर होता है उन सब चीज़ों का, मतलब सारी चीज़ों का होता है. Overall, she's a best friend and a sister. So I share a lot of things with her. Overall, she shares a lot of things with me. Yeah. तो हम दोनों को एक दूसरे का अंदर का सच पता है. और एक ज़रूरत होती है आपको एक ट्रेडर के साथ, आपके साथ एक अपना कोई दोस्त या भाई जैसा होना चाहिए ट्रेडर, जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सको. क्योंकि अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है, कोई बड़ा लॉस हो रहा है, कोई बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मैं किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी थर्ड इंसान को जाके बताऊंगी, उसको शायद वो चीज़ उस लेवल पे समझ नहीं आएगी. तो ईशान ने भी मुझे हेल्प करा है इन गेनिंग कॉन्फिडेंस इन माई ओन सेल्फ. जैसे मुझे भी लगता था कि भाई मैं शायद उस लेवल पे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ना हो पाऊँ, तो जस्ट गिविंग द कॉन्फिडेंस कि नहीं यू कैन डू इट, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी ही हैज ऑलवेज हैड. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई ऐड कि एक गो गेटर एटीट्यूड डेवलप दो लोगों में होना, एक हसल का एटीट्यूड होना. जैसे लॉस के बाद बंदा सहम जाता है, बंदा सोचता है कि यार अब बस हो गया, बट फिर हमने वापस उस अपनी जर्नी को रिवाइव करा. एक बार ऐसा टाइम आया 2021-22 में कि लॉस हुए, फिर उसके बाद अपने आप को वापस रिवाइव करा मार्केट में एंड वापस रिकवरी करी, क्योंकि ताल मिल गए, आइडियोलॉजी मिल गई, बायस मिल गए, सेटअप मिल गए. एग्जीक्यूशन दोनों की वेरी तो करती है. सो आप लोगों से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू कुणाल, Thank you so इट वाज अ much, प्लेजर कुणाल. ऑनेस्टली, हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत मजा आया आपसे बात करके, एक ट्रेडर से ट्रेडर की बात करके बहुत बात अच्छा यही लगता कह है. रहे हैं कि थर्ड पार्टी समझ नहीं पाती, वो ट्रेडर ही समझ पाते हैं. सो जस्ट जाते जाते दो चीज़ें जो आप हमारे ट्रेडरों को कहना चाहो जो हमें देखती हैं डेली. हर किसी को ना अपनी ट्रेडिंग में अपनी ग्रीड की औकात, अपनी रिस्क लिमिट की औकात वर्ड यूज़ करो, क्योंकि यू शुड नो योर सेल्फ कि मेरी क्या चद्दर है, व्हाट एम आई रेडी टू विन. जो मेरे को खुशी खुशी घर में लेके जाऊँ, मैं सुखी हूँ, मेरे को सोचना ना पड़े, या मैं उतना दे के जाऊँ कि मेरे को सोचना ना पड़े. दैट इंटायरली इज योर ग्रीड एंड रिस्क मैनेजमेंट. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस रखो, पेशेंस प्रोसेस में. इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस. जस्ट लाइक कोई लॉयर, डॉक्टर, कोई भी CA बनता है, एक जर्नी देता है. वो जर्नी के साथ चलोगे, स्ट्रक्चर से चलोगे, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे. वरना बस सपने देखते रहोगे, दूसरों को देख के सर फाड़ोगे, और कुछ नहीं होगा. Yeah, so continuing with that,
सब लोगों को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन अदर पीपल। हमारे अब आजकल आसपास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं ऑन इंस्टाग्राम। मे बी इट इज़ रियल, मे बी इट इज़ नॉट, आपको नहीं पता। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होके परेशान मत हो, या आपको ये नहीं पता कि उस बंदे ने पीछे का कितना टाइम दे रखा है, उसका क्या क्या स्ट्रगल है। तो आपको अपनी खुद की जर्नी पे फोकस करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एंड अंदर से ये सोचो कि आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर आप और लोगों को देख के ट्रेडिंग के अंदर घुस रहे हो। जैसे हमारे साथ हमेशा से अपने खुद से ट्रेडिंग करने की इच्छा थी, इसीलिए वी गॉट इनटू द फील्ड। एंड सेकेंडली इज अबाउट द लर्निंग पार्ट, जो मेन चीज है, विच इज एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन यू कांट बी प्रॉफिटेबल। यूट्यूब से कितना भी छाट वाट के आप नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारा आपके पास प्लान होना चाहिए। एक जर्नी है वो करनी पड़ेगी। डोंट वो तो फॉलो करनी द क्राउड। पड़ेगी, हाँ। क्राउड को देख के दिमाग मत खराब करो, फॉलो योर हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबके बस की नहीं है। नहीं है, मैं पता है लोगों को मुंह पे बोल देता हूँ जो पढ़ के नहीं कर पा रहे होते कि आपसे नहीं होगी, आप छोड़ दो। इट इज़ बेटर टू टेल देम द हार्श रियलिटी ऑन देयर फेस रादर देन गिव देम द फॉल्स होप्स कि यार आप पैसे डालो, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। क्यों डालना उसने और पैसे, जब उसको मेरे को पता है कि उसने 3 से 6 महीने में अपना कोई रिजल्ट, एक्चुअली वो डेडिकेटेड वो है ही नहीं dedicated उस था ही level नहीं। पे। अभी उसको बनने को तो कोई भी बन सकता है, बट उस वो लेवल का dedication डेडिकेशन सब चाहिए। में नहीं होता। पीपल वांट टू जस्ट कंफर्ट टिप्स कि टिप दे दो, आप बता दो ट्रेड कहाँ से कहाँ जाएगी। सही बात है। वो एक दिन वो चल एक जाएगा, दिन चल 2 दिन जाएगा, 2 चल दिन चल जाएगा, जाएगा। लॉन्ग रन में इट विल नॉट वर्क। सो हर बार फोकस नहीं ऑन योर चलेगा। ओन सेल्फ, जस्ट दैट इज द एडवाइस। Okay, thank you so much, guys. Thank you, Thank Kunal. you. Okay, so guys, I hope you like this podcast. So इस podcast को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये podcast पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।